हेलो फ्रेंड्स। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉल्यूशन टॉपिक। तो हमने फर्स्ट एनवायरनमेंट का जो सेकेंड लेक्चर था वो कंप्लीट कर लिया था। तो अब ये थर्ड लेक्चर है, दैट इज़ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में सबसे पहला टॉपिक है एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन से जितनी भी रिलेटेड स्कीम्स है, जो भी न्यूज़ में है तो वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है न्यू फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन रूल फॉर कोल एंड लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने अभी फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन की जो डेडलाइन है थर्मल पावर प्लांट्स के लिए उनको बढ़ा दी है। और उन्होंने बोला है कि जो पेनल्टीज़ हैं, मतलब अगर आप थर्मल पावर प्लांट जो है अगर फ्लाई ऐश को यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो उनके लिए पेनल्टीज़ भी लगेंगे उनके ऊपर। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है पेनल्टीज़। अब कंपोजिशन और जनरेशन और यूटिलाइजेशन फ्लाई ऐश का इंडिया में कहाँ कहाँ होता है, कैसे बनता है फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश जो है ये कोल बेस्ड पावर जनरेशन जो होते हैं उनके बाई प्रोडक्ट से बनता है, तो उसको हम फ्लाई ऐश बोलते हैं। ये एक टाइप का फाइन पाउडर होता है जिसमें बहुत ज़्यादा सिलिका होते हैं, सिलिका के ऑक्साइड्स होते हैं, अमोनिया के और कैल्शियम के। ठीक है। और ये ट्रेसेस आर्सेनिक, बोरोन, क्रोमियम, लेड ये सब भी कंटेन करता है, जो कहीं ना कहीं हमारे एयर और वाटर को पॉल्यूट करते हैं अगर वो पूरी तरह लैंड में डिस्पोज्ड हो जाए। विथ लो ग्रेड, आपको पता है कि इंडियन कोल जो है हमारे लो ग्रेड कोल है, जहाँ पे हमारा ऐश कंटेंट तो बहुत ज़्यादा होता है, बट जो हमारा वो सल्फ़र कंटेंट होता है वो कम होता है। तो ऐश कंटेंट जो है 30 to 45% जो है हमारा ऐश कंटेंट होता है। टू इम्पोर्टेड कोल जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे 10 to 15% ही होता है। विद नियरली 55% टोटल जो प्रोडक्शन होता है हमारा थ्रू कोल और लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, फ्लाई ऐश जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है इंडिया में। अबाउट 83% ऑफ द फ्लाई ऐश जो है वो यूटिलाइज भी किया जाता है। अब फ्लाई ऐश के कैसे कैसे यूटिलाइजेशन किए जाते हैं, तो पहला है कि सीमेंट में हम सबसे ज़्यादा फ्लाई ऐश को यूटिलाइज करते हैं, दैट इज़ 26%। तो 26% हम सीमेंट में यूटिलाइज करते हैं। अनयूटिलाइज फ्लाई ऐश की बात करें तो 17% जो है अनयूटिलाइज फ्लैट्स है, फ्लाई ऐश है। फिर रिक्लेमेशन ऑफ लो लेइंग एरियाज़ की बात करें तो 15% है। ऐश डाइक रेजिंग की बात करें तो 10% में हम करते हैं। ब्रिक्स और टाइल्स की बात करें तो हम 9% करते हैं। रोड और फ्लाईओवर्स की बात करें तो उसको भी 9%, और माइन और फाइलिंग की 5%। तो ऐसे जो है सीमेंट का मतलब फ्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन होता है। तो सीमेंट में सबसे ज़्यादा होता है फ्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन। अब की हाईलाइट्स अगर बात करें नोटिफिकेशन की, तो फर्स्ट फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन जो आई थी वो 1999 में आई थी, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि 100% हमको फ्लाई ऐश को यूटिलाइज करना है इंडिया में 2009 तक। तो 2009 तक 100% हम जितना भी फ्लाई ऐश हम क्रिएट करते हैं उसको यूटिलाइज करेंगे बाई 2009। बट उसके बाद फिर सिमिलर नोटिफिकेशन लाया गया 2016 में। जब ये फुलफ़िल नहीं हुआ तो करंट नोटिफिकेशन का एम यही है कि हमको 100% जो है फ्लाई ऐश को यूटिलाइज़ करना है इन 3 to 5 ईयर्स। 3 से 5 साल में हमको पूरी तरह फ्लाई ऐश को यूटिलाइज़ करना है। अब शॉर्टर फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन साइकिल की बात करें तो जितने भी एग्जिस्टिंग जो नोटिफिकेशन निकला उसमें क्या क्या बोला गया है, तो जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोविजन टीपीपी पे अलाउ होते हैं कि वो फ्लाई ऐश को फुली यूटिलाइज करें इन 4 ईयर साइकिल इन अ स्टैगर्ड मैनर। तो न्यू पॉलिसी जो है वो बोलता है 3 ईयर साइकिल फॉलो करिए, जहाँ पे 100% यूटिलाइजेशन करिए फ्लाई ऐश का विथ अ ग्रेस पीरियड ऑफ अ ईयर। ग्रेस पीरियड जो है ईयर का, अगर आपने परसेंटेज जो है ऐश यूटिलाइजेशन का 60 to 80% है, और 2 ईयर्स अगर 60% से कम है यूटिलाइजेशन। अब इन नियर फ्यूचर सारे टीपीपीस को बोला है कि वो एवरेज ऐश यूटिलाइजेशन जो है हमारा 3 ईयर साइकिल में उस पर स्टिक रहे। मतलब ये नहीं कि उन्होंने बिल्कुल यूटिलाइज़ नहीं किया है। 100% यूटिलाइजेशन तो आपको 3 से 4 साल में करना ही है। बट जो है पहले ईयर के लिए ग्रेस पीरियड दिया है। अगर उन्होंने 1 साल का दिया, अगर 60 से 80% आपने फ्लाई ऐश यूटिलाइज़ कर लिया, और 2 साल का ग्रेस पीरियड उन्होंने तब दिया है जब आपने 60% से कम यूटिलाइज़ किया है। अब आते हैं लेगेसी फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन की बात करें तो प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन करना है जो भी हमारी लेगेसी फ्लाई ऐश है, और वो एक्सटेंड किया है बाय अनदर 10 ईयर्स। अब फ्लाई ऐश जो अनयूटिलाइज्ड है कॉन्सिक्वेंटली गेट्स एक्यूमुलेटेड और इज रेफर टू एज लेगेसी ऐश। अब इंट्रोडक्शन ऑफ पॉल्यूटर प्रिंसिपल की बात करें तो फाइन जो है 100 पर टन लगाया जाएगा अनयूटिलाइज्ड ऐश पे, जो कि इंट्रोड्यूस किया है अगर प्लांट जो है वो एटलीस्ट 80% ऐश यूटिलाइज नहीं करता है एनुअली या फिर 3 ईयर्स में, तो उसको 1000 रुपीज़ पर टन ऑफ 1000 पर टन ऑफ यूटिलाइजेशन जो अनयूटिलाइज जो फ्लाई ऐश है उतना
फाइन लगेगा। फिर आते हैं कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो नॉन कंप्लाइंग पावर प्लांट जो है वो ऐश फ्री कंटेंट जो ऐश जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे उन एजेंसीज को जो उनके 300 किलोमीटर रेडियस पे हैं, जो भी कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जितने भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो पूरा टीपीपी बोन करेगी, मतलब जो थर्मल पावर प्लांट है वो पूरा बोन करेंगी। अब रोल ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो कमिटी जो है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सीपीसीबी जो चेयरमैन है वो एग्जामाइन करेंगे, रिव्यू करेंगे, रिकमेंड करेंगे कि इको फ्रेंडली आप फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन करिए। और सीपीसीबी जो है वो रियल टाइम डेटा जो है ऐश अवेलेबिलिटी पे वो करेगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ की हाइलाइट्स। तो पहला है शॉर्टर फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी, समझ में आ गया। लेगेसी क्या है, इंट्रोडक्शन क्या किया है उन्होंने, पॉल्यूटर्स प्रिंसिपल के जो भी पॉल्यूट कर रहा है, जो भी थर्मल पावर प्लांट से हमारा फ्लाई ऐश जनरेट हो रहा है तो वो पॉल्यूटर्स प्रिंसिपल फॉलो करेंगे कि वही जो है पे करेंगे जितना भी वो रिलीज़ कर रहे हैं हमारा फ्लाई ऐश। कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो विद इन 300 किलोमीटर आपको मैंडेटरी है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारी एजेंसीज को फ्लाई ऐश प्रोवाइड करें और सारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है थर्मल पावर प्लांट ही देंगे। फिर रोल ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो कमेटी सेटअप की गई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सीपीसीबी। अब आते हैं न्यू नेशनल मिशन ऑन यूज़ ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। तो जैसा कि हमने बताया कि बायोमास है जो वो किससे जनरेट होता है, जो हमारे काऊ डग वगैरह हैं, यूरिन्स, मतलब उनका जो सारा फूड वगैरह से उससे हम बायोमास जनरेट करते हैं। तो ये प्रपोज किया अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कि स्टबल बर्निंग से जितना भी एयर पॉल्यूशन होता है, इश्यूज होते हैं, उन सबको वो करना है और रिड्यूस करना है हमारा कार्बन फुटप्रिंट ऑफ थर्मल पावर प्लांट जनरेशन। ये वंस जैसे ही लॉन्च हो जाएगा तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमको जो को फायरिंग का लेवल है उसको इंक्रीज़ करना है। को फायरिंग मतलब दो डिफरेंट फ्यूल्स को हम एक कंबस्ट कर रहे हैं इन द सेम कंबस्शन सिस्टम फ्रॉम प्रेजेंट 5% टू हायर लेवल्स ऑफ कार्बन न्यूट्रल पावर जनरेशन बाय टीपीपी। और R&D एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है, फैसिलिटेट करना है जो भी हमारे कंस्ट्रेंट्स है सप्लाई चेन में, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी हम बायोमास पैलेट्स को सप्लाई कर रहे हैं, एग्रो रेसिड्यू को सप्लाई कर रहे हैं, उसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उससे रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स को हमको ओवरकम करना है। रेगुलेटरी इश्यूज़ जो है उसको हमको बायोमास को फायरिंग के लिए एड्रेस करना है। अब 3 डिफरेंट टाइप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं जो को फायरिंग बायोमास के लिए आते हैं। तो डायरेक्ट को फायरिंग आता है जहाँ पे बायोमास और कोल जो है बर्न किया जाता है सेम फर्नेस में। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट को फायरिंग। फिर इनडायरेक्ट को फायरिंग की बात करें तो इन दिस कॉन्सेप्ट सॉलिड बायोमास जो है वो पूरी तरह क्लीन फ्यूल गैस में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि बायोमास गैसीफायर यूज़ करते हैं और ये गैस जो है फिर बर्न किया जाता है सेम फर्नेस में एज अ कोल। फिर पैरेलल को फायरिंग की बात करें तो ये एक कंप्लीट सेपरेट बायोमास बॉयलर है जहाँ पे आप पूरी तरह बायोमास को एक सेपरेट उसमें बॉयल करते हो और इन एडिशन टू द कन्वेंशनल बॉयलर। ठीक है, तो ये हो गए 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ को फायरिंग। नाउ लेट्स कम टू द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो नेशनल कैपिटल रीजन और एडजॉइनिंग एरियाज बिल जो है 2021 का इंट्रोड्यूस किया गया है और रिसेंटली ये पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, बट इन्होंने ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करके पास किया है। जो भी ऑर्डिनेंस हमारी प्रेसिडेंट ने पास किया था, तो आपको पता होगा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसकी है, प्रेसिडेंट और गवर्नर की है। वो लोग ऑर्डिनेंस वो करते हैं अंडर द आर्टिकल आई थिंक 123 के अंदर प्रेसिडेंट का है और 213 के अंदर उनका है गवर्नर का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो ये होती है, और जब भी पार्लियामेंट रेसेस में होती है या एक पार्लियामेंट नहीं होती है, एक हाउस नहीं होता है, तो अब जो है प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस पास करते हैं। अब की हाइलाइट्स ऑफ द एक्ट की बात करें तो फंक्शन क्या है हमारे कमीशन के, तो ये जो है हमारा NCR रीजन है और जो उसके एडजॉइनिंग रीजन है, एडजॉइनिंग रीजन को अगर बात करें तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और NCT जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली की और NCR, इन सब का मॉनिटर करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, रिसर्च बढ़ाना है, आइडेंटिफिकेशन करना है कि कितना पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है हमारे एयर क्वालिटी से रिलेटेड इन रीजन में। अब कमीशन के पास सोल अथॉरिटी है, कमीशन जो है सोल अथॉरिटी है उनके पास कि वो ज्यूरिडिक्शन जो भी बिल में डिफाइंड है उसके अंदर जो है वो एक्शन ले सकते हैं। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अगर बात करें तो
डायरेक्शन जो है हमारे कमीशन का बढ़े मतलब सबसे पहले होगा कि जो भी हमारी कमीशन डायरेक्शन देगी वही फॉलो किया जाएगा ओवर द, जो भी अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, सीपीसीबी ने ऑर्डर दिया, ठीक है, स्टेट लेवल स्टेटरी बॉडीज़ ने ऑर्डर दिया, बट कमीशन का जो ऑर्डर है वो प्रिवेल होगा, वो सबसे ऊपर रखा जाएगा जो कमीशन ने दिया, बाकी की जो रिकमेंडेशन दी उसको नहीं लिया जाएगा। कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन जो है इसमें चेयरपर्सन रहेंगे जो ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी के रहेंगे, जो कि और एज अ मेंबर सेक्रेटरी चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफिसर रहेंगे, एक फुल टाइम मेंबर रहेंगे और 3 इंडिपेंडेंट टेक्निकल मेंबर्स रहेंगे और 3 मेंबर्स एनजीओ से रहेंगे। अब पावर्स जो है हमारे कमीशन की हम वो देख लेते हैं कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हमारे एयर क्वालिटी को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, जो एयर क्वालिटी को एयर की जो क्वालिटी उसको मतलब डिटेरिएट कर रही है, तो उसको उन एक्टिविटीज़ को हमको रिस्ट्रिक्ट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टबल बर्निंग हो गई। इन्वेस्टिगेट करना है और कंडक्ट करना है रिसर्च रिलेटेड टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। कोड्स और गाइडलाइंस प्रिपेयर करनी है कि जो हमारा एयर पॉल्यूशन है हम उसको कंट्रोल कर सकें और उसको प्रिवेंट कर सकें। डायरेक्शन वगैरह इश्यूज़ करने हैं ऑन मैटर्स रिलेटेड टू इंस्पेक्शन रेगुलेशन, जो कि बाइंडिंग होगा कंसर्न पार्टी और अथॉरिटी पे। तो ऑब्वियसली कोई भी कमीशन अगर क्रिएट की गई है एयर पॉल्यूशन के लिए तो उनके यही ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव्स रटने की ज़रूरत नहीं है। इतना तो आपने, अगर यूपीएससी की तैयारी आप 4 साल से कर रहे हैं तो अगर इतना तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो है ये जनरली कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट लाती है या कोई भी बॉडी बनाती, कोई भी अथॉरिटी बनाती, तो उनके ये फंक्शन होते हैं। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं वो अलग से बताए जाते हैं, बट ये फंक्शंस जो हैं ये कॉमन फंक्शन है जो सारी बॉडीज़ के होते हैं जिसके लिए वो बनी होती है। अब पेनल्टीज़ की बात करें तो कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द बिल और ऑर्डर्स एंड डायरेक्शन ऑफ द कमीशन, तो डायरेक्शन जो है कमीशन का वो पनिशेबल है, जिसका इम्प्रिजनमेंट 5 साल का है और फाइन जो है वो 1 करोड़ रुपीज़ दिया जाएगा या फिर दोनों। बिल जो है उन फार्मर्स को एक्सक्लूड कर रहा है उन पेनल्टीज से, कुछ फार्मर्स जो है उनको इस पेनल्टीज से एक्सक्लूड कर रहा है। हाउएवर कमीशन ने बोला है कि एनवायरमेंटल कंपनसेशन जो है वो फार्मर से कलेक्ट किया जाएगा अगर उन्होंने पॉल्यूशन बढ़ाया है ड्यू टू स्टबल बर्निंग, ठीक है। तो जो भी फार्मर्स स्टबल बर्निंग कर रहे हैं तो उनको एक्सक्लूड तो किया गया है, बट अगर स्टबल बर्निंग कर रहे हैं तो उनके लिए वो जो है हमको एनवायरमेंटल कंपनसेशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यही है कि फार्मर्स को हमको इस स्कोप से अलग रखा है। अब अपील्स अगर बात आए तो कमीशन की जो अपील्स है वो एनजीटी में जाएगी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूनल। तो ये जो है अपील्स याद रखिए, तो कमीशन की जो अपील है कहाँ जाएगी, एनजीटी में जाएगी। जो मैं पॉइंट इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ वो याद रखने की ज़रूरत है आपको। फिर सिलेक्शन कमेटी फॉर फुल टाइम मेंबर्स की बात करें तो जो कमेटी है वो हेडेड कौन करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर इंचार्ज है वो हेड करेंगे। ओके, तो ये हो गई हमारी CAQM। तो ठीक है, तो ये नेशनल किस रीजन्स पे फोकस करती है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है पहला पॉइंट। तो नेशनल कैपिटल रीजन, एडजॉइनिंग एरियाज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, दिल्ली और NCR, इन सब में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा किसी दो बॉडीज़ के बीच तो कमीशन का जो डिसीजन है वो प्रिवेल होगा और सोल अथॉरिटी है हमारे उसके पास, ठीक है। इसके कमीशंस के क्या पावर्स हैं, फिर पेनल्टीज़ क्या हैं, इनमें फार्मर्स को एक्सक्लूड किया गया है, बट स्टबल बर्निंग अगर कर रहे हैं तो एनवायरमेंटल कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर अपील्स अगर बताएं तो अपील्स जो है एनजीटी में जाएगी और सिलेक्शन जो कमेटी है उस कमेटी के हेड कौन होगा, मिनिस्टर इंचार्ज जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के हैं वो होंगे। ओके, तो ये हो गई हमारी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। नाउ लेट्स कम टू अदर स्टेप्स जो हमारे पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए दिल्ली NCR में लिए गए हैं। तो पहला है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। तो रिसेंटली स्टेट्स जो है हमारे नेशनल कैपिटल रीजन में उन्होंने डायरेक्ट किया है कि वो जो है कुछ इमरजेंसी कैटेगरी के अंदर कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जो इमरजेंसी कैटेगरी हमारे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के अंदर दी है एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। अब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है क्या, तो ये एक इसेंशियली अगर बात करें तो ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है। मतलब अगर आपके यहाँ एयर पोल्यूशन बढ़ गया तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है तो हमको वो देखना है। फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन बढ़ गया तो आपको स्कूल्स जो हैं वो कम टाइम तक लगाने हैं, ठीक है, या लगाने हैं या बंद कर देने हैं ज़्यादा बढ़ गया तो। दूसरी चीज़ है कि ऑड इवन कार जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है, जो दिल्ली में होता ही है हमेशा। तो ये कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हैं जो
ग्राफ के अंदर दी है कि हमको जब एयर क्वालिटी दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमको क्या करना है। ये जो है अप्रूव किया था सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इन परसुएंस टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि नोटिफाई किया है यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री 2017 में। अब ये जो है कुछ एक्सट्रीम मेजर्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि शटिंग डाउन स्कूल्स जो मैंने बोला, इम्प्लीमेंट करना है ऑड इवेंट रोड स्पेस राशनिंग स्कीम को करनी है, ठीक है, अगर हमारी एयर क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। और ये बेस्ड किस में, डिफरेंट नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्सेस आते हैं उस पर बेस्ड है, जैसे कि मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर, सीवियर प्लस और इमरजेंसी। अपग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की बात करें तो स्टेज 1 है कि अगर मॉडरेट टू पुअर एयर क्वालिटी हुई है तो हमको वही कि स्वीपिंग, वॉशिंग रोड्स, मतलब जो हमारी रोड्स हैं उनको वॉश करना है विद वाटर, एनफोर्स करना है कि हमारे जो फायर क्रैकर्स हैं जो भी इंक्रीज हो रहे हैं उनको कम करना है, व्हीकल्स को कम करना है, ठीक है। फिर स्टेज 2 की बात करें, अगर बहुत ज़्यादा पुअर एयर क्वालिटी हो गई है तो बैन करना है हमारे डीजल जनरेटर्स को, पार्क करना है जो हमारी फ़ी है अगर 3 to 4 टाइम्स, स्टॉप कोल जो फायरवुड है उनको बंद करना है, और करना है पीपल को रेस्पिरेटरी और कार्डियरी प्रॉब्लम्स के लिए आप अंदर ही रहिए। फिर स्टेप 3 है कि अगर सीवियरली पॉल्यूटेड एयर हो जाती है तो हमको फ्रीक्वेंसी जो है रोड और क्लीनिंग और वॉशिंग की उसको इंक्रीज करना है, ब्रिक क्लाइंट्स को शट डाउन करना है और रिस्ट्रिक्शन करना है ऑपरेशन पे ऑफ कोल बेस्ड पावर प्लांट इन एनसीआर। स्टेज 4 की बात करें तो हमको एंट्री जो है ट्रक्स की उसको बैन करनी है, कंस्ट्रक्शन जो वर्क है उसको बंद करना है, बिगिन करना है ऑड इवन स्कीम फॉर प्राइवेट व्हीकल्स। तो दीज आर द सम स्टेजेस जिसको ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फिर आते हैं इसरोज प्रोटोकॉल टू ट्रैक स्टबल बर्निंग डेटा। तो क्या होता है कि जब भी हार्वेस्टिंग सीजन आता है उससे पहले जो है कमीशन ने दिल्ली और एडजॉइनिंग स्टेट से बोला है कि एक यूनिफॉर्म एडॉप्शन और एप्लीकेशन एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाइए जो कि इसरो ने डेवलप किया है, कि जो भी हमारे क्रॉप रेसिड्यू हैं जो भी बर्न हो रहे हैं उसको एस्टिमेट कर पाए थ्रू सैटेलाइट डेटा। तो प्रोटोकॉल किसने डेवलप किया, इसरो ने डेवलप किया। उसमें वो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे वो सारा जो डेटा है, सारे स्टेट का डेटा जो भी स्टबल बर्निंग कर रहे हैं उन स्टेट का डेटा को कोहेसिव मैनर में कलेक्ट करेंगे और एक बेटर पिक्चर प्रोवाइड करेंगे कि हमारे ग्राउंड की रियलिटी क्या है, कितना पॉल्यूट हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो जो है इसरो ने वो किया है। फिर बैंड फायर क्रैकर्स एंड ई ग्रीन क्रैकर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के जजमेंट में फायर क्रैकर्स मैन्युफैक्चर जो है उनको बैन किया था कि वो ना तो मैन्युफैक्चर करेंगे, ना ही सेल करेंगे, ना ही यूज़ करेंगे जो हमारे जॉइंट फायर क्रैकर्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे एयर नॉइस और सॉलिड वाटर प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं, जैसे लरीज हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केमिकल्स भी बैन किए थे हमारे फायर क्रैकर्स में, जैसे बेरियम हो गया, लिथियम हो गया, आर्सेनिक, एंटीमनी, लेड, मरकरी, स्ट्रोंशियम, क्रोमेट। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि मैन्युफैक्चर और सेल जो है सिर्फ आप ग्रीन क्रैकर्स का कर सकते हैं जो हमारे सेफ होते हैं वाटर एयर स्प्रिंकल्स के लिए, जो बहुत कम साउंड और लाइट एमिट करते हैं, और इम्प्रूव्ड क्रैकर्स जो कि हमारे ऐश कंटेंट भी उसमें अवॉइड जिसमें हम ऐश कंटेंट भी कम यूज़ करते हैं। तो अब ग्रीन क्रैकर्स होते क्या है, ये जो है लेस पॉल्यूटिंग होते हैं, रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, और ये जो केमिकल फॉर्मुलेशन होता है ये कहीं ना कहीं हमारे जो पार्टिकल्स एमिशन है उनको रिड्यूस करता है एटमॉस्फेयर में, कुछ डस्ट पार्टिकल्स हो गए, वाटर पार्टिकल्स को सेपरेट करके। ग्रीन क्रैकर्स जो हैं वो डेवलप और रिसर्च CSIR नीरी ने किया है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन क्रैकर्स हैं जैसे स्वास हो गया, सफल हो गया और स्टार्स हो गए। तो दीज आर द ग्रीन क्रैकर्स। फिर आते हैं पूसा बायो डिकम्पोजर। तो ये डेवलप किया है ICAR ने। ये एक लो कॉस्ट माइक्रोबियल बायो एंजाइम सॉल्यूशन है जो कि हमारे क्रॉप रेसिड्यू का डिकम्पोजिशन है उसको बढ़ाता है, इंक्लूडिंग स्टबल फ्रॉम पैडी क्रॉप्स इनटू मैन्योर विद इन 15 to 20 डेज। ये जो है एक पोटेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कि हमारी स्टबल बर्निंग को हम कम कर सकें। ऑल्सो ये जो है एडिशनल मैन्योर प्रोवाइड करता है जो भी हम डिकम्पोज स्टबल करते हैं, और हमारी सॉइल क्वालिटी भी इंक्रीज होती है। अब इंडिया जो है एट टॉप इन एमिशन रिलेटेड टू क्रॉप बर्निंग रिपोर्ट। तो रिपोर्ट जो है किसने रिलीज़ की है, क्लाइमेट टेक स्टार्टअप ब्लू स्काई एनालिटिक्स ने। ये जो कि पार्ट है ग्लोबल कोएलिशन क्लाइमेट ट्रेस का। तो क्लाइमेट ट्रेस जो है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट एक्शन को एक्सेलरेट करता है बाय प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंट हाई रेजोल्यूशन नियर रियल टाइम एमिशन डेटा। तो ये हो गया हमारा
ये पूरा हो गया हमारा दिल्ली एनसीआर और एडजॉइनिंग एरियाज़ के लिए जो भी हमने एयर क्वालिटी से रिलेटेड चीज़ें ली हैं, सब वो की हैं, वो सब चीज़ें। फिर आते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड। तो WHO जो है ये फर्स्ट एवर अपडेट सिंस 2005 में निकाली है, जहाँ पे उन्होंने ग्लोबल एयर पॉल्यूशन को स्टैंडर्ड को है अभी टाइटन कर दिया है, मतलब स्टैंडर्ड जो है उनका और स्ट्रिंजेंट रूल्स बना दिए हैं। तो WHO एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड की बात करें तो सिंस 1987 WHO ने पीरियोडिकली इशू किया है हेल्थ बेस्ड एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, जो कि हमारे गवर्नमेंट, हमारी सिविल सोसाइटी को असिस्ट करेंगे कि आप जो है हमारा पॉल्यूशन को रिड्यूस करिए और हमारा ह्यूमन एक्सपोजर जो है उसके कारण रिड्यूस हो पाए। WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस ने ये भी बोला है, वो पहली बार लास्ट पब्लिश हुई थी 2006 में, और एयर क्वालिटी गाइडलाइंस ग्लोबल अपडेट 2005 में। सिंस देन अगर बात करें तो उन्होंने एडवर्स हेल्थ इफेक्ट जो होते हैं हमारे एयर पॉल्यूशन के कारण, उसके लिए बहुत सारे एविडेंस बनाए हैं, ठीक है, एयर पॉल्यूशन मेजरमेंट्स बनाए, एक्सपोजर असेसमेंट बनाया। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि जितनी भी ग्लोबल गाइडलाइंस हैं उनको अपडेट करिए कि वो क्वालिटेटिव डेटा हमको प्रोवाइड करें, हेल्थ बेस्ड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करें और लॉन्ग और शॉर्ट टर्म कंसंट्रेशन में डिवाइड कर दें चीज़ों को। अब इस गाइडलाइन में कुछ अपडेट किया कि रिकमेंडेशन जो है AQG की लेवल जो है हमारा वो फॉर्मुलेट किया जाए और बहुत सारे लोगों के साथ मिलके और इंटरिम टारगेट्स बनाए जाएँ। ये गाइडलाइन जो है ये हाईलाइट करती है कि हमको जो हमारे एयर पार्टिकुलेट मैटर है उनके मैनेजमेंट के लिए गुड प्रैक्टिसेस को इवॉल्व करना है, जहाँ जो कि करंटली इनसफिशिएंट है अभी। प्रेजेंट गाइडलाइंस जो है वो आउटडोर इंडोर एनवायरनमेंट पे दोनों पे एप्लीकेबल है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आउटडोर और इंडोर एनवायरनमेंट दोनों पे इंपॉर्टेंट है। हाउएवर ये गाइडलाइन जो है वो ऑक्यूपेशनल सेटिंग को कवर नहीं करते, जो कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए बनाई जाती है, तो उन सबको ये कवर नहीं करते और ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। लाइक ऑल WHO गाइडलाइंस, ये भी एक कि आप जो है पॉलिसी मेकर्स जो है इसको अडॉप्ट करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा WHO का कुछ। तो ये कुछ पॉल्यूशन स्टैंडर्ड है, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं डिड यू नो में। तो OpenAQ जो है एयर क्वालिटी, ये एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग एफर्ट है जो कि ओपन सोर्स डेटाबेस मेंटेन करने के लिए बोला है कि वो सबके लिए अवेलेबल हो जाए रियल टाइम बेसिस पे। फिर एयर पॉल्यूशन मेजरमेंट इन इंडिया एंड कंपैरिजन विद इंडियन स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो एयर मॉनिटरिंग नेटवर्क एंड एजेंसीज जो है क्या क्या इन्वॉल्व है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उन्होंने अभी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है। 1984 में उन्होंने स्टार्ट किया था, जिसमें 7 स्टेशन बनाए गए एट आगरा एंड अनपरा। सब्सिक्वेंटली प्रोग्राम को फिर रीनेम किया गया नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। अब ये जो है नेटवर्क ये 804 ऑपरेटिंग स्टेशन को लेकर चलता है, जहाँ पे 344 सिटीज़ और टाउन्स कवर करते हैं 28 स्टेट में और 6 यूटीज़ में। ये मॉनिटरिंग जो है ये किया गया है विद द हेल्प ऑफ CPCB, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज़, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर। CPCB जो है वो कोऑर्डिनेट करता है इन एजेंसीज के साथ कि जो भी यूनिफॉर्मिटी है, कंसिस्टेंसी है एयर क्वालिटी डेटा की, उसको जो है हम टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें जो भी हमारे मॉनिटरिंग स्टेशन है। अब एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो CPCB जो है वो कुछ स्टैंडर्ड निकालती है इन द फॉर्म ऑफ नेशनल एयर क्वालिटी एम्बिएंट स्टैंडर्ड। तो उसके अंदर 12 पैरामीटर्स के अंदर हमारा एयर पॉल्यूशन देखा जाता है। अब वो 12 पैरामीटर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद करना। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर जो कि 2.5 है, PM10 एंड ओजोन, फिर लेड हो गया, अमोनिया हो गया, बेंजोपाइराइन हो गया, बेंजीन हो गया, आर्सेनिक हो गया, निकिल हो गया। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 पैरामीटर्स जिसके अंदर CPCB एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेजर करती है और ये नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंदर आते हैं। तो नेशनल एक और भी इसी टाइप का है जिसके अंदर 8 पैरामीटर्स आते हैं, बट नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी के अंदर स्टैंडर्ड के अंदर 12 पैरामीटर्स आते हैं। वो पैरामीटर्स आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। अब नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात करें, वो WHO का जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड है उसको मीट नहीं कर पाए, जो 2005 की गाइडलाइंस है। तो उन्होंने उनकी जो अपनी गाइडलाइंस है वो उन्होंने अपडेट की। फॉर इंस्टेंस अगर बात करें तो उन्होंने एनुअल लिमिट जो है 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर बताया है PM10 के लिए, और 100 फॉर अ 24 आवर पीरियड विच आर 15 और 45 रिस्पेक्टिवली इन WHO गाइडलाइंस। अब आते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये भी है, इसमें जो है इस इंडेक्स में 8 पैरामीटर्स हैं जो कि हमारे एयर क्वालिटी डेटा को सिंप्लीफाई करती है 6 कैटेगरीज में, और इसके अंदर
8 पैरामीटर्स आते हैं, PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 एंड NS3। ठीक है, अब एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो इन्फॉर्म करता है पब्लिक को कि क्या एनवायरमेंटल कंडीशन चल रही है, तो पब्लिक के लिए क्या यूज़फुल है, क्या आपको करना है, तो वो सब चीज़ें वो बताते हैं। फिर आते हैं एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ट्रॉपिकल मैनेजमेंट जो है पुणे की, उन्होंने एक न्यू डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया है, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो भी हमारी और उन्होंने एक्सटेंड किया है जो एबिलिटी है हमारे एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम की, उसको एक्सटेंड किया है कि बेटर डिसीजन मेकिंग जो है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो पीपल्स हैं वो ले सकें। IITM की अगर बात करें तो ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का, और एयर वार्निंग सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं DES डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है कि हम उसको अच्छे से मैनेज कर पाएँ एयर क्वालिटी को। ठीक है, अब आते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो फर्स्ट मीटिंग जो है नेशनल एपेक्स कमेटी जो इसके अंदर बनी है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर, वो अभी हुई है। तो की हाइलाइट्स अगर मीटिंग की बात करें तो उन्होंने एयर शेड अप्रोच को अडॉप्ट किया है कि एयर पॉल्यूशन को हम कैसे डील करेंगे थ्रू एयर शेड अप्रोच। अब इस अप्रोच के अंदर पॉलिसी मेकर्स जो है कुछ एक्शन प्लान करेंगे, जो क्या क्या देख के, जो हमारा जोग्राफिकल एरिया है, मेट्रोलॉजिकल एरिया है, कुछ अदर फैक्टर्स को देख के कि वहाँ पे बरसात कितनी हो रही है, वहाँ पे लैंड कितना है, वहाँ पे ओशन कितना है, उन सब चीज़ों को देखकर पॉलिसी मेकर्स एक एक्शन प्लान करेंगे जो कि एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं विद इन एयर शेड, इंस्टीड ऑफ मेकिंग पॉलिसीज गाइडेड बाय स्टेट बाउंड्रीज। तो स्टेट बाउंड्रीज को देख के ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो उस एरिया को देखकर, उसकी जोग्राफिकल और मेट्रोलॉजिकल चीज़ें देखकर वो एक एक कुछ पॉलिसी जो है प्लान करेंगे। करेंटली एयर शेड अप्रोच जो है वो इम्प्लीमेंट सिर्फ दिल्ली NCR और जॉइनिंग एरियाज में होती है, अब हर जगह किया जाएगा। फिर क्लीन एयर फॉर ऑल मिशन जो है ये लॉन्च किया गया 2022 में, जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमको जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उसको 20 to 30% 2024 तक हमको रिड्यूस करना है, और 30 to 50% जो है 2025-26 तक रिड्यूस करना है अंडर दिस प्लान। ओके, तो अब अगर हम बात करें तो NCAP क्या है, तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है, तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने 2019 में। इनका एम यही है कि जो हमारा कंसंट्रेशन है PM10 और PM2.5 का, उसको रिड्यूस करके एटलीस्ट 20% लाना है बाय 2024, और 2017 एज अ बेस ईयर लिया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कितना लाना है और क्या बेस ईयर है वो इंपॉर्टेंट है। ये इम्प्लीमेंट किया गया है 132 सिटीज़ में, जहाँ पे ambient air quality which do not conform to the national ambient air quality standard consequently for 5 years। अब national ambient air quality standard जो है ये standard है ambient air quality के, जहाँ पे रेफरेंस पीरियड जो भी हमारे आइडेंटिफाइड पॉल्यूटेंट का क्या है वो है। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, जो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट के अंदर लाया गया 1981 में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा NCAP। अब अगर हम कुछ चीज़ें बता दें तो टेन्योर अगर बताएं तो मिड टर्म जो है वो 5 इयर्स है एक्शन प्लान का, जो कि बिगिन होगा 2019 से, एज अ बेस ईयर 2019 को बेस ईयर लिए है। फर्दर जो है 2020-25 तक एक्सटेंड किया जाएगा लॉन्ग और मीडियम टर्म बेसिस पे। ऑब्जेक्टिव अगर बताएं तो स्ट्रिंजेंट इम्प्लीमेंटेशन है, जो भी हम स्ट्रिंजेंट इम्प्लीमेंटेशन करना है, जो भी हमारे मिटिगेशन मेजर्स हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल और प्रिवेंट और अबेट करने के लिए। ऑगमेंट और स्ट्रेंथन करना है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क, और पब्लिक अवेयरनेस जो है उसको बढ़ानी है। फिर अप्रोच की अगर बात करें तो मल्टी सेक्टोरल और कोलैबोरेटिव अप्रोच है। ठीक है, हमको सारी चीज़ें एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स है जो भी एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है उनको इंटीग्रेट करना है कि अलग अलग पॉलिसीज़ ना रहे। स्मार्ट सिटीज़ जो है उसको यूज़ करना है NCAP को लॉन्च करने के लिए 43 स्मार्ट सिटीज़ में, जो कि हमारे 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में आती हैं। अब टारगेट अगर बताएं तो हमने बताया कि PM2.5 और PM10 का जो लेवल है उसको रिड्यूस करके 20 to 30% लाना है बाय 2024। तो ये हो गया हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ओके, नाउ लेट्स कम टू पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स। तो रिसेंटली जो है लीडेड जो पेट्रोल होता है उसको एरेडिकेट करने की बात की है फ्रॉम द वर्ल्ड, एज अल्जीरिया जो थी। अभी लीडेड पेट्रोल जो है हर जगह से इरेडिकेट हो गया है, बट अल्जीरिया से अभी इरेडिकेट करने की बात की, कि जो कि अल्जीरिया जो है लास्ट कंट्री थी जो ये फ्यूल सप्लाई करती थी। एग्जॉस्टेड इट सप्लाईज अभी उन्होंने ख़त्म कर दिया है, और जो UNEP लेड ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल व्हीकल्स है उसको फॉलो करके।
पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल इनिशिएटिव की अगर बात करें, ये ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव है जो 2002 में लॉन्च हुई थी एट द वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय यूएनईपी ने इसको लॉन्च किया था। इसका एम यही है कि जो हमारा वेहिकुलर एयर पॉल्यूशन, जो व्हीकल से एयर पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो हमको उसको रिड्यूस करना है। अब कैसे रिड्यूस करना है? क्लीनर फ्यूल्स को प्रमोट करके और व्हीकल्स को प्रमोट करके डेवलपिंग कंट्रीज में। अब पीसीएफडी जो है ये वर्क करता है कि हमको जो है लीडेड जो पेट्रोल है उसका ग्लोबल एलिमिनेशन करना है। लीडेड पेट्रोल मतलब सल्फर एज वेल एज जो भी चीज़ें हैं उसको ग्रेजुअल डिक्लाइन करना है बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन डिफरेंट एरियाज। इंडिया में ये 2000 में फेज आउट कर दिया गया था। तो लीडेड पेट्रोल इंडिया में जो है फेज आउट कब हुआ था? 2000 में फेज आउट हुआ था। ठीक है, अब लीडेड पेट्रोल होता क्या है वो इंपॉर्टेंट है आपको जानना। तो टेट्रा इथाइल लेड जो है, जिसको ऑर्गेनिक लेड भी बोला जाता है, ये यूज किया जाता है इस पेट्रोल एडिटिव इन लीडेड पेट्रोल टू इम्प्रूव इंजन की परफॉर्मेंस। इंजन की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए इसको ऐड किया जाता है। अब टीईएल जो है वो कलरलेस लिक्विड होता है जिसकी एंटी नॉक प्रॉपर्टीज जो है वो पहली बार इंट्रोड्यूस की गई 1921 में। इसका जो ऑक्टेन रेटिंग है, ऑक्टेन रेटिंग जो फ्यूल का होता है मैं वो बताऊंगी आपको, वो इम्प्रूव किया गया एज कंपेरिजन टू अनलीडेड पेट्रोल। एज अ रिजल्ट ये बहुत ही पॉपुलर एडिटिव बन गया पेट्रोल में, जेट फ्यूल्स में, जहाँ पे नॉकिंग जो है इंजन का वो बहुत ज़्यादा पावर लॉस होता था विथ रिस्क ऑफ डैमेज टू इंजन। तो हेल्थ इम्पैक्ट्स जो है लेडेड पेट्रोल के, तो टेट्रा इथाइल जो लेड है वो टॉक्सिक नेचर का होता है। ये एब्जॉर्व कर लेता है रेपिडली, हमारी जो स्किन है पूरी तरह एब्जॉर्व कर लेती है, लंग्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है। ये जो है एयर, डस्ट, सॉइल, वाटर, क्रॉप्स, इन सबको कंटामिनेट करता है कुछ फ्यूम्स को रिलीज करके। एक्सपोजर टू इट अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हार्ट डिसीज, कैंसर, वाटर स्ट्रोक, लोअर आईक्यू, ये सब चीज़ें भी होती हैं। अब नॉकिंग क्या होता है? नॉकिंग वो होता है जब हम किसी कार को स्टार्ट करते हैं तो उस कार या उस बाइक से जो भी आवाज़ आती है तो उसको हम नॉकिंग बोलते हैं। और वो क्यों आती है? ड्यू टू अनइवन कंबस्शन। ठीक है, अब पीसीएफबी जो है वो कुछ एरियाज को सपोर्ट करता है, जैसे टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, रिफाइनरी अपग्रेड्स में इन्वेस्ट करते हैं, अवेयरनेस रेज करते हैं, और जो भी लोकल और challenges and resistance from local oil dealers and producers of lead, तो उसको भी ओवरकम करते हैं। अब ऑक्टेन रेटिंग है क्या? तो ऑक्टेन रेटिंग जो है उसको ऑक्टेन नंबर भी बोला जाता है और ऑक्टेन वैल्यू भी बोला जाता है, जो कि डिफाइन किया है कि परसेंटेज और वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ आइसो ऑक्टेन इन अ मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन फ्यूल, जहाँ पे नॉक जो है इनिशिएट होता है सेम कंप्रेशन रेशियो पे एज इन द फ्यूल। जहाँ पे हमारा जो गाड़ी स्टार्ट होती है उसी कंप्रेशन रेशियो पे होती है जैसे फ्यूल हमारा होता है। और इट मेजर द फ्यूल्स एबिलिटी टू रेसिस्ट अनवांटेड साउंड। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी फ्यूल की एबिलिटी है कि जो भी अनवांटेड साउंड आते हैं उसको कम करना है ड्यू टू ऑटो इग्निशन विथ हायर ऑक्टेन नंबर। तो जितना एडिंग इथेनॉल टू पेट्रोल हेल्प्स इन रिड्यूसिंग नॉकिंग एज इथेनॉल ऑक्टेन रेटिंग इज अराउंड 109। फॉर डीजल फ्यूल की बात करें तो वहाँ पे सीटेन नंबर यूज़ किया जाता है इग्निशन को मेजर करने के लिए, इग्निशन का जो डिले होता है उसको मेजर करने के लिए। तो विथ हायर सीटेन नंबर मीनिंग रिड्यूस्ड इग्निशन डिले टू अवॉइड नॉकिंग। ओके, तो सॉरी, तो ऑक्टेन नंबर किसमें जाना जाता है? हमारा ऑक्टेन नंबर जो है हम पेट्रोल वगैरह में यूज़ करते हैं, और डीजल फ्यूल के लिए हम सीटेन नंबर जो है उसको यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा वाटर मतलब एयर पॉल्यूशन वाला टॉपिक। नाउ लेट्स कम टू द वाटर पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन। तो वाटर पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन की बात करें तो उसमें पहला टॉपिक है कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव ऑन मेकिंग वाटर सेंसिटिव सिटीज़ इन गंगा बेसिन। ये जो है न्यूज़ में इसलिए है कि इसको लॉन्च किया गया है, इसमें लॉन्च किया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने लॉन्च किया इन एसोसिएशन विद सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो कैपेसिटी बिल्डिंग जो इनिशिएटिव ऑन मेकिंग वाटर सेंसिटिव सिटीज़ इन गंगा बेसिन, तो इसको लॉन्च किसने किया? सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने लॉन्च किया है। ओके, तो इन्होंने लॉन्च किया है इन एसोसिएशन विद सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने मिलकर लॉन्च किया है। अब इस इनिशिएटिव के बारे में कुछ जान लेते हैं है क्या।
तो ये एक वाटर सेंसिटिव सिटी है जो कि बेस्ड है हॉलिस्टिक मैनेजमेंट जो है हमारे वाटर साइकिल का उसको करना है, और जो भी बेटर बेसिक सर्विसेज है वाटर सप्लाई से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड, वो हमको डिलीवर करनी है लोगों तक, और फ्लड रिस्क जो है उसको कम करना है, और हेल्थ ऑफ रिसीविंग वाटर वेस्ट उसको प्रोटेक्ट और एनहांस करना है। ये जो है ऑनगोइंग जो एफर्ट है हमारी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो भी मिशन एफर्ट्स लेती है उसका ऑनगोइंग पार्ट है, जिसका एम यही है कि नमामि गंगे मिशन को उसको कन्वर्ज करना है विथ नेशनल फ्लैगशिप अर्बन मिशन, जो कि अमृत हो गए, स्मार्ट सिटीज़ मिशन हो गए उनको। अब नमामि गंगे एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवर रेजुविनेशन प्रोग्राम है जहाँ पे सारी रिवर्स जो है गंगा बेसिन की उनको इंक्लूड किया गया है टू एंश्योर अविरल धारा मतलब कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए, और निर्मल धारा अनपॉल्यूटेड फ्लो होना चाहिए। ये इम्प्लीमेंट किया है 3 से 4 पायलट सिटीज़ में इन गंगा बेसिन्स, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, फील्ड विजिट, वेबिनार्स, टेक्निकल सपोर्ट जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ को प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, तो ये हो गया अबाउट द इनिशिएटिव। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज़ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये एक सोसाइटी है जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर्ड है, जो वर्क करती है एज अ नेशनल गंगा काउंसिल और अदर जो वर्क करती है विथ नेशनल गंगा काउंसिल और अदर जो यूनियन स्टेट कमिटीज़ है उनके साथ मिलके कि हमारा जो एयर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, जो हमारा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है उसको अबेट करना, उसको कंट्रोल करना है, और रेजुविनेट करना है हमारी गंगा रिवर को। रेजुविनेट मतलब अगर एक टाइप में गंगा रिवर कहीं और नहीं मतलब फ्लो नहीं हो पा रही है तो उधर भी हमको फ्लो करवानी है, ठीक है। मतलब कुछ सिटीज़ में जैसे सूख गई हैं तो उधर भी हमारा कंटिन्यूस फ्लो बना रहे। अब रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट विद अ फोकस ऑन जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी इन रिवराइन इकोसिस्टम। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है साउथ एशियन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ कि जो भी हमारा रिवर बेसिन मैनेजमेंट है उसको स्ट्रेंथन करना है। कैसे स्ट्रेंथन करना है? बाय यूजिंग जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। अब एप्लीकेशन क्या है जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का कि इंडियन रिमोट सेंसिंग पोर्टल्स फॉर वाटर सेक्टर जो है उसमें लॉन्च किया गया है भुवन WBIS वाटर बॉडीज इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहाँ पे सेंसर जो है हमारे वाटर बॉडीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और उसको यूटिलाइज किया जाएगा जनरल मैप बनाने के लिए फॉर सरफेस वाटर बॉडीज़। फिर नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बात करें तो ये नेशनल लेवल एक्यूरेट और लॉन्ग टर्म क्लाइमेट डेटाबेस प्रोवाइड करेगी और जनरेट करेगी। फिर इंडियन WRIs तो वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इंफॉर्मेशन जो है वाटर रिसोर्सेज से कलेक्ट करेगी थ्रू डैशबोर्ड एज वेल एज मॉड्यूल्स ऑन वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट और टूल्स फॉर GIS एडिटिंग। अब जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये हमारे जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट हैं स्पेसिफिक लोकेशन पे जो भी हैं उनको ट्रैक करती है। ये हेल्प करती है कि हमारे जो जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन हमारे जो रियल अर्थ जो चीज़ें हैं हम उसको जान पाएँ, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करती है, रिमोट सेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज़ करके ये टेक्नोलॉजी बनी है। और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी जो है मैंने आपको साइंस एंड टेक में कंप्लीट करवा दिया है। ओके, फिर आते हैं जल जीवन मिशन, ये भी लॉन्च किया गया है। GIS मैपिंग वहाँ पे भी किया जाएगा वाटर सप्लाई और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। नमामि गंगे प्रोग्राम जो है वहाँ पे बेस मैप और 3D मॉडल्स प्रिपेयर किए जाएंगे। फिर डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट आए जहाँ पे रिमोट सेंसिंग और GIS हम यूज़ करेंगे फॉर डैम साइट सेलेक्शन। फिर नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोग्राम जो है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी रिवर की ड्यूरिंग द मॉनसून टाइम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर आते हैं कंटिन्यूस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल, क्लैप पोर्टल जो है ये लॉन्च किया है इन द जब भी हमारा इनॉग्रेट डे हुआ था गंगा उत्सव रिवर फेस्टिवल 2021 का। अब क्लैप क्या है? एक इंटरैक्टिव पोर्टल है जो कि वर्क कर रहा है कि हमारा जो कंजर्वेशन है रिवर्स का हम उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं उसके लिए। ये एक इनिशिएटिव है जो कि नमामि गंगे ने ही लिया है, क्रिएट और एग्जीक्यूटेड बाय ट्री क्रेज फाउंडेशन। और फंड कौन करता है और सपोर्ट कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करती है। अब पोर्टल जो है ये प्लेटफॉर्म है कि हमको डिबेट्स को बढ़ाना है, डिस्कशंस को बढ़ाना है और एक्सप्रेस करना है आइडिया को कि कैसे हम रिवर वाटर एनवायरनमेंट को हम जो भी इश्यूज हैं उनको कैसे टैकल कर सकते हैं। अब नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है वो उसको अभी रजिस्टर्ड किया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी फॉर मोस्ट फोटोज ऑफ हैंड रिटन नोट्स अपलोडेड टू फेसबुक इन 1 आवर, ठीक है। तो उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। कंटिन्यूस लर्निंग एक्टिविटी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये इंपॉर्टेंट जो जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये इंपॉर्टेंट जो जाता है। किस लिए लॉन्च किया है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
जो अभी नई एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अब आते हैं वाटर कमोडिफिकेशन। तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आई थिंक मंथली मैगजीन में आया था ये। तो रिसेंटली स्पेशल रिपोर्टर ह्यूमन राइट्स के जो हैं उन्होंने बोला है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन प्रोवाइड करना है फॉर द यूनाइटेड नेशन। उन्होंने इन्फॉर्म किया है यूएन जनरल असेंबली को दैट वाटर जो है वो हमारा कमोडिटी नहीं है और फाइनेंशियल एसेट नहीं है जिसको हम एक्सप्लॉइट करें। तो यूएन जनरल असेंबली ने यही बोला है कि हमारा जो वाटर है वो ना कमोडिटी है और ना ही फाइनेंशियल एसेट्स है जिसको हम एक्सप्लॉइट कर पाए। तो व्हाट इज़ कमोडिफिकेशन पढ़ते हैं। तो कमोडिफिकेशन, वाटर कमोडिफिकेशन क्या होता है। तो वाटर कमोडिफिकेशन जो है इसका मतलब यही है कि वाटर जो है वो हैंडल्ड एज अ कमोडिटी हो रहा हो अंडर सप्लाई एंड डिमांड मार्केट डायनेमिक्स, कि वहाँ पे प्राइस सेट किया जा रहा हो कि वाटर की प्राइस क्या होगी। तो कमोडिफिकेशन ऑफ वाटर यही होता है कि कमोडिफिकेशन ऑफ वाटर ये होता है कि रिफर्स टू द वाटर हैंडल्ड एज अ कमोडिटी अंडर सप्लाई एंड डिमांड मार्केट डायनेमिक्स एज अ वे ऑफ सेटिंग द प्राइस ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन बिटवीन द यूजर्स। अगर हम वाटर को सप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डिमांड और जो भी सप्लाई हो रही है तो उसके लिए हम एक वाटर का प्राइस सेट कर दें बिटवीन द यूजर्स, तो उसको कमोडिफिकेशन बोलते हैं। जैसे हम कोई सामान बेच रहे हो तो उसको हम कमोडिफिकेशन बोलते हैं। अब इन दिसंबर 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री एक ट्रेडेबल वाटर प्राइस फ्यूचर इंडेक्स लॉन्च किया गया शिकागो स्टॉक एक्सचेंज ने वहाँ पे, जो ऑन द नस्डक वेल्स कैलिफोर्निया वाटर इंडेक्स। अब नस्डक क्या है, उन्होंने डेवलप किया है NQH2O इंडेक्स इन पार्टनरशिप विद वेल्स वाटर लिमिटेड। ये जो है वाटर कमोडिफिकेशन ये 4th प्रिंसिपल पे मेंशन है डुबलिन स्टेटमेंट के ऑन वाटर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि वाटर जो है इकोनॉमिक गुड्स की तरह रिकग्नाइज्ड हो, ना कि कमोडिफिकेशन की तरह, जो कि इकोनॉमिक गुड मतलब एज एन अप्रोच जो कि बेसिक पर्पसेस जो है बेसिक जो बेसिक्स को सर्व कर सके एज अ फाइनेंशियल एसेट्स एंड हैज़ बीन डन विथ इकोनॉमिक गुड्स इन जनरल विद इन द डायनेमिक्स ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। अब डुबलिन स्टेटमेंट है क्या वाटर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। 1992 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर एंड एनवायरनमेंट जो है वो हेल्ड हुई थी डुबलिन में, जो कि आयरलैंड में है। इसका आउटपुट यही था कि जो भी हमारी वाटर है उसको मतलब आउटपुट फ्रॉम दिस कॉन्फ्रेंस वाज डिक्लेरेशन रिगार्डिंग वाटर दैट प्रेजेंटेड टू यूनाइटेड नेशन CED में प्रेजेंट हुआ रियो और समिट में। तो इंक्लूजन जो है डुबलिन प्रिंसिपल का इन द कॉन्फ्रेंस डिबेट हेल्प टू दैट, उन्होंने यही बताया कि क्या हमारे वाटर की इंपॉर्टेंस है एज अ रिसोर्स फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। और डुबलिन प्रिंसिपल्स जो है वो रिमेन रहे एज अ स्टैंडर्ड जो कि हमारे वाटर के जो भी इशूज़ होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। अब डुबलिन प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो सबसे पहला है वाटर डेवलपमेंट और मैनेजमेंट शुड बी बेस्ड ऑन पार्टिसिपेटरी अप्रोच, मतलब सबको ही को अप्रोच करना पड़ेगा, सबको पार्टिसिपेट करने का पड़ेगा, तब हम वाटर को डेवलप कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं उसको, और बहुत सारे यूजर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। फिर फ्रेश वाटर जो है ये एक फाइनाइट और वल्नरेबल रिसोर्स है जो कि एसेंशियल है हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए और एनवायरनमेंट को डेवलप करने के लिए। फिर वाटर जो है हैज़ उसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है इन ऑल इट्स कंपीटिंग यूजेस एंड शुड बी रिकग्नाइज्ड एज अ इकोनॉमिक गुड की तरह रिकग्नाइज होना चाहिए। और वाटर जो है वो सेंट्रल पार्ट प्रो करता है किसी भी प्रोविजन में, मैनेजमेंट और सेफ गार्डिंग के लिए वाटर के लिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डुबलिन प्रिंसिपल। तो डुबलिन प्रिंसिपल में यही बोला है कि वाटर को एज अ इकोनॉमिक गुड की तरह ट्रीट करें। ओके, now let's come to biomonitoring using environmental DNA। तो ये न्यूज़ में क्यों है, तो रिसर्चर्स जो है इकोलॉजी के उन्होंने एक न्यू मेथड को टेस्ट किया है जो कि वास्टली बायोमॉनिटरिंग जो है उसको एक्सपैंड करेगा, जहाँ पे हम eDNA यूज़ करेंगे इन रिवर्स, जो कि स्पीशीज़ वगैरह को काउंट करेंगे। अब बायोमॉनिटरिंग होता क्या है, तो बायोमॉनिटरिंग इज़ डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग एंड असेसिंग द स्टेट एंड ऑनगोइंग चेंजेस इन द इकोसिस्टम कंपोनेंट बायोडाइवर्सिटी एंड लैंडस्केप। ठीक है, तो बायोमॉनिटरिंग का मतलब यही होता है कि हमारी जो इकोसिस्टम जो स्पीशीज़ है हमारे जो वाटर्स में रह रही हैं उन सबको एसेस करना, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं उनको देखना। ठीक है, जो भी हमारे लैंडस्केप हो गए, बायोडाइवर्सिटी हो गई, इकोसिस्टम हो गए वहाँ पे।
वहाँ पे। तो बायो मॉनिटरिंग जो है हैज़ बिकम एन इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर स्टडिंग ऑक्यूपेशनल एनवायरमेंटल एक्सपोजर। तो ये जो है एक इंडिस्पेंसिबल टूल बन गया है कि जो भी हमारी इन्वायरमेंटल एक्सपोजर है, केमिकल से जो भी एक्सपोज हो रहे हैं, जैसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट हो गए, इन सब के कारण जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन सबको देखना, स्टडी करना। अब eDNA जो है उसको एनवायरमेंटल सैंपल से अलग किया गया है इन कॉन्ट्रास्ट टू जीनोमिक DNA, जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाएगा डायरेक्टली जो हमारे स्पेसिमेंस हैं उनमें से। ये ओरिजिनेट किया गया है फ्रॉम सेलुलर मटेरियल जो कि हमारे ऑर्गेनिज्म फेंकते हैं, जैसे स्किन एक्सक्रीटमेंट हो गए, इनटू एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, जो कि सैंपल किए जाएंगे और मॉनिटर किया जाएंगे। अब पोटेंशियल बेनिफिट यही है कि हमारी वाटर क्वालिटी को रिस्टोर करेंगे, हमारी जो ड्विंडलिंग स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्शन हो रही हैं उनको सेव करेंगे, अर्ली डिटेक्शन किया जाएगा इन्वेजिव स्पीशीज़ का, एज वेल एज डिटेक्शन ऑफ रेयर एंड क्राइप्टिक स्पीशीज़। अब एडवांटेज जो है eDNA के वो देख लेते हैं। तो eDNA जो है कलेक्शन करना वो इजी है। वंस अगर बात करें, वाटर सैंपल जो है वो कुछ ना कुछ DNA के रेमिनेंट्स को उसको कैप्चर करता है फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ एक्वेटिक स्पीशीज़। ट्रेडिशनल बायोमॉनिटरिंग मेथड जो है वो साइंटिस्ट काउंट इंडिविजुअल स्पीशीज़ एंड देयर एबंडेंस एडजस्ट फ्यू साइट्स। ये मेथड जो है कहीं ना कहीं जो वाइल्ड लाइफ को हम किल करते हैं वो रिक्वायर नहीं करती, मतलब हम वाइल्ड लाइफ को किल करने की ज़रूरत नहीं है उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये लेबर और कॉस्ट इफेक्टिव है और ये प्रेसेस जो है वो चीप फिल्टर और सिरिंज और वियाज जो है उसको अप्लाई करता है, उसको यूज़ करके ये करता है। अब प्रोसेसेस ऑफ बायो मॉनिटरिंग थ्रू eDNA की बात करें तो सबसे पहले हमारा जो स्किन है, स्केल्स है, फीकेस है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे हम DNA एक्सट्रैक्ट करेंगे जो हमारे वाटर में फ्लोट हो रहे हैं, एनालाइज करेंगे कि उनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, फिर उन DNA को मैच करेंगे फ्रेश वाटर स्पीशीज़ के साथ जो कि एड करती हैं ऑलरेडी इन सब चीज़ों को, और फिर एक चार्ट और डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करेंगे जहाँ पे ये एबेंडेंस है हमारे ऑर्गेनिज्म का विद इन और अक्रॉस द रिवर्स। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोसेस। अब हम आते हैं व्हाट आर द अदर इनिशिएटिव जो वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो AIM-ICD वाटर इनोवेशन चैलेंज, तो ये मैं आपको उसमें पढ़ा चुकी हूँ इकोनॉमी की PT 365 में। तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने इन पार्टनरशिप विद इनोवेशन सेंटर डेनमार्क, उन्होंने ग्लोबल फाइनल्स को कंक्लूड किया है ऑफ नेक्स्ट जनरेशन वाटर एक्शन इनोवेशन चैलेंज। अब इनोवेशन आइडियाज़ जो है वो इनवाइट किए गए इन द फॉलोइंग चैलेंजेस एरियाज़ कि हमको डिजिटल वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशन लाना है, सॉल्यूशन फॉर मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ लीकेज इन सिटी वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट करना है अक्रॉस रूरल बेल्ट्स एंड अर्बन सेटलमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है रूरल और अर्बन सेटलमेंट में, सेफ और सस्टेन्ड ड्रिंकिंग वाटर को बढ़ाना है। फिर आते हैं यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट CEO वाटर मैंडेट। तो अभी रिसेंटली NTPC लिमिटेड जो है वो अभी सिग्नेटरी बन गया है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट वाटर मैनेजमेंट का। तो NTPC जो है सिग्नेटरी हो गया है। इसका मैंडेट जो है ये फॉर्म हुआ 2007 में, जो कि बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स को एक साथ लाएगा कि हमारे जो वाटर स्टीवर्डशिप है, सैनिटेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसको उस पर हम फोकस कर सकें। मैंडेट जो है कुछ टूल्स और रिसोर्सेज को डेवलप करेगा जो हमारे स्टेक होल्डर्स उनको प्रोवाइड करेगा, और हमारे रिवर जो हैं उनके बारे में चीज़ें बताएगा कि कैसे हम वाटर को कंटामिनेट होने से बचा सकते हैं। फिर ओशियन क्लीनअप की बात करें तो ओशियन क्लीनअप जो है ये मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था। ओशियन क्लीनअप एक नीदरलैंड बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है कि जो हमारा ग्रेट पैसिफिक गार्बेज कैप है, गार्बेज पैच है, उसको हमको एलिमिनेट करना है। अब ये जो है इसको पैसिफिक ट्रैश वर्टेक्स भी बोला गया है कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे डेब्रीज जो है, बहुत सारा गार्बेज जो है यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है और वो सर्कुलर मोशन में जो है रिवॉल्व करता है इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशन। तो उसी के हम बोले हैं ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैक, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन में होता है, गार्बेज रिवॉल्व करता है और बहुत बड़ा है। तो ये गार्बेज पैच जो है वो 2 डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ डेब्रीज से बना हुआ है बाय मैसिव नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल जायर जो है ये एक लार्ज सिस्टम स्वेरलिंग ओशन करंट होता है। आपको ओशन करंट पता होगा कि जो हमारी कुछ कुछ नॉर्दर्न करंट होती है, कुछ सदर्न करंट होती है। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जाती है, फिर उसके बाद वहाँ से क्या बोलते हैं फिर फ्लोरिडा से बहती है, फ्लोरिडा से बह के फिर इधर से आती है, फिर इधर आएगी तो कैनरी करंट आएगी। ठीक है, तो इस टाइप से जो हमारी सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करती है। तो ये नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल जायर हो गए। इसमें जो है वेस्टर्न गार्बेज पैच आता है जो कि जापान में लोकेटेड है, ईस्टर्न गार्बेज पैच आता है जो कि US स्टेट ऑफ हवाई और कैलिफोर्निया में लोकेटेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इधर फ्लो हुई, फिर वेस्टर्न गार्बेज पैच बना, कुरिशियो करंट जब यहाँ पे फ्लो हुई, फिर नॉर्थ पैसिफिक में सब ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस
बैलेंस वो बना। फिर ईस्टर्न में कैलिफोर्निया में जब आती तो ईस्टर्न गार्बेज पैच और नॉर्थ पैसिफिक ट्रॉपिकल जायर सब ट्रॉपिकल हाई। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे गार्बेज कलेक्ट हो जाता है ये सर्कल के बीच में, और जिसके कारण जो है ये बहुत ज़्यादा इसको क्लीन अप करने के लिए बात की गई है। तो ओशन क्लीन अप जो है फॉर्मुलेट किया गया है। फिर इंदौर फर्स्ट वाटर प्लस सिटी। तो इंदौर जो है कंट्री की क्लीनेस्ट सिटी है, वो आपको पता होगा, जो कि और उसको अभी डिक्लेयर किया गया है फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ इंडिया अंडर द स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। ये सिटी जो है डिक्लेयर किया जाता है एज अ वाटर प्लस प्रोवाइडेड कि जितना भी वेस्ट वाटर है वो जितना भी हाउस होल्ड रिलीज़ करते हैं, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट रिलीज़ करते हैं, वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे ट्रीट किया जाता है बिफोर रिलीजिंग द ट्रीटेड वेस्ट वाटर टू द एनवायरमेंट। अब स्वच्छ सर्वेक्षण जो है ये एक एनुअल सर्वे है जो क्लीननेस, हाइजीन, सैनिटेशन को मेजर करता है इन सिटीज़ एंड टाउन्स अक्रॉस इंडिया एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। फिर आते हैं रिवर सिटीज़ अलायंस की बात करें तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको लॉन्च किया है। अब रिवर सिटीज़ अलायंस जो है ये डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है फॉर रिवर सिटीज़ टू आइडिएट, डिस्कस एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन ऑन सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन रिवर्स। ये फोकस करेगा 3 ब्रॉड थीम्स पे, नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट। अब आरसीए जो है वो कुछ सिटीज़ को इंक्लूड कर रहा है बोथ गंगा बेसिन और नॉन गंगा बेसिन स्टेट में। आरसीए जो है अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है इन सिटीज़ को कि गवर्नेंस जो एस्पेक्ट है उसको स्ट्रेंथन करे रिवर सिटीज़ के लिए और इम्प्रूव करे लिवेबिलिटी की जो एक्सटर्नल इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट कर पाए। फिर आते हैं पुडुचेरी बिकम्स हर घर जल यूनियन टेरिटरी। तो पुडुचेरी ने अभी टारगेट अचीव कर लिया है कि 100% पाइप वाटर कनेक्शन करना है हमको रूरल एरियाज़ में अंडर द जल जीवन मिशन। विद दिस यूटी जो है 4th स्टेट और यूटी बन गया है आफ्टर गोवा, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार, जो कि हमको टैप वाटर सप्लाई करेगा टू एवरी रूरल होम। जल जीवन मिशन आपको पता होगा कि ये जो है सप्लाई करेगा 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे हर रूरल हाउस होल्ड को थ्रू फाइनेंशियल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। अब फाइनेंशियल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन जो है वो क्या होता है, एक टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो हाउस होल्ड को पूरी तरह टैप कनेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडिंग दैट एटलीस्ट 55 LPCD मतलब लीटर पर कैपिटा पर डे ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिटी। इसका एम यही है कि फंक्शनल टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना है स्कूल्स को, आंगनवाड़ी सेंटर्स को, हेल्थ सेंटर्स को, वेलनेस सेंटर्स को। और फंडिंग जो है अगर बात करें तो 90:10% हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए है, 50:50 फॉर अदर स्टेट और 100% जो है हमारे यूटीज़ के लिए है। फिर आते हैं स्वास्तिक टेक्नोलॉजी फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ PT 365 में, आई थिंक साइंस टेक्नोलॉजी की पढ़ाया है। सेव वाटर एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव फॉर इंडियन नॉलेज बेस। ये एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है जो कि हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंडिया की ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को मिला के बनाया गया है कि हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको सेफ और हेल्दी बना सके। ये टेक्निक जो है हाइड्रोडायनेमिक कैविटेशन यूज़ करेगा जो कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग सबको एक साथ नेचुरल रिसोर्सेज के साथ मिला के इन द फॉर्म ऑफ नेचुरलाइज्ड एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर जो है इसका मतलब यही होता है कि जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको रिमूव करना है जो कहीं ना कहीं वाटर बोर्न डिसीज कॉज कर रहे हैं। कॉमन ड्रॉबैक इसका बस यही है कि क्लोरीनेशन इसमें इंक्लूड होता है सच एज फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कार्सिनोजेनिक डिसइंफेक्शन बाय प्रोडक्ट। फिर आते हैं WMO विजन एंड स्ट्रेटजी फॉर हाइड्रोलॉजी एंड एक्शन प्लान। तो ये कहीं ना कहीं कुछ टारगेट्स हैं, आउटकम्स हैं जो WMO 8 लॉन्ग टर्म एम्बिशन के टारगेट हैं, इंक्लूडिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लड रिस्क, फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग, रिड्यूस एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ड्राउट्स, ये सब चीज़ें को देखते हैं। फिर आते हैं इंडिया यंग वेदर प्रोफेशनल। रिसेंटली फर्स्ट एडिशन जो है इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल बोला है। तो रिसेंटली फर्स्ट एडिशन जो है इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम का लॉन्च किया गया है वर्चुअली, मतलब थ्रू डिजिटल डेटाबेस। ये प्रोग्राम जो है वो किसके अंदर लिया गया है, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और वो सपोर्ट कौन करेंगे, ऑस्ट्रेलियन वाटर पार्टनरशिप सपोर्ट करेंगे। ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर जो कि कंसोर्टियम है ऑस्ट्रेलियन और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के बीच। ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम का यही कि वाटर प्रोफेशनल्स को नेसेसरी स्किल्स प्रोवाइड करनी है, नॉलेज प्रोवाइड करना है, बिहेवियर प्रोवाइड करना है, नेटवर्क की वो कहीं ना कहीं हमारे वाटर रिसोर्सेज को डेवलप और मैनेज कर पाए। फिर आते हैं रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम।
तो ये जो है इस्टेब्लिश किया गया है अवंतीपुरा जम्मू एंड कश्मीर में। ये जो टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे वाटर को रिसाइकल किया जाएगा और रीयूज़ किया जाएगा आफ्टर मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन, ठीक है। और उसमें से सस्पेंडेड पार्टिकल और मेटाबॉलिक्स जो है उनको रिड्यूस करा जाएगा, रिमूव किया जाएगा। ये हाई डेंसिटी कल्चर ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ फिश है यूज़ करेगा फॉर यूटिलाइजिंग मिनिमम लैंड एरिया एंड वाटर इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल जो मैथड हम यूज़ करते हैं फिश को आउटडोर ग्रो करने के लिए इन ओपन पॉन्ड्स और रेजवेज। ये सिस्टम जो है फिश को टिपिकली रेयर्ड इंडोर टैंक्स वगैरह में कंट्रोल एनवायरनमेंट में जो है ग्रो करने की हेल्प करेगा। अब एडवांटेज अगर बताएं तो डिपेंडेंसी जो है एंटीबायोटिक्स पे उसको रिड्यूस करेगा, रिडक्शन करेगा जो डायरेक्ट ऑपरेशनल कॉस्ट है, रिस्क रिडक्शन करेगा ड्यू टू क्लाइमेट फैक्टर्स, और डिसीजेज और पैरासाइट्स भी रिड्यूस हो गए। फिर आते हैं साइरू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट। तो प्राइम मिनिस्टर ने अब इनॉग्रेट किया है साइरू ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा जो है घग्गर की ट्रिब्यूटरी है, कैनाल प्रोजेक्ट जो है अभी वो किया है, जो कि हमको इरिगेशन प्रोवाइड करेगी टू ओवर 14 लाख हेक्टर्स ऑफ लैंड और बेनिफिट 29 लाख फार्मर्स को करेगी। ये स्टार्ट हुआ था 1978 में और 2016 में इस प्रोजेक्ट को ब्रॉट किया गया अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जहाँ पे टारगेट है कि हमको 3 टाइम बाउंड मैनर में हमको ये टारगेट को कंप्लीट करना है। ये प्रोजेक्ट जो है इंटरलिंकिंग ऑफ 5 रिवर्स को भी इन्वॉल्व करता है, जैसे घग्गर हो गई, सरयू हो गई, राप्ती हो गई, बनगंगा हो गई और रोहिणी, जो कि हमारे वाटर यूसेस को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। तो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। तो लैंड डिग्रेडेशन भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन हम सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे। तो लैंड डिग्रेडेशन की बात करें तो अभी डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलेस्ट जो है इंडिया के लिए 2018-19 के लिए अभी रिलीज़ की है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में जो है उन्होंने रिलीज़ किया है। अब लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन होता क्या है? तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब वही है कि अगर हम लैंड की जो हमारी लैंड में जो भी चीज़ें होती हैं उसको नेगेटिव तरीके से ट्रीट करें, मतलब ह्यूमन और जो ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण हमारा जो है लैंड कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रहा है, लैंड अच्छे से मतलब जो लैंड की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है, तो उसे हम लैंड डिग्रेडेशन बोलेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन जो है वो भी लैंड डिग्रेडेशन में आता है, जो कि फॉरेस्ट एरियाज में होता है। अब लैंड डिग्रेडेशन विद इन ड्राई लैंड एरियाज की बोले तो उसको डेजर्टिफिकेशन बोलेंगे। अगर ड्राई लैंड रीजन में अगर हम लैंड डिग्रेडेशन कर रहे हैं तो उसको हम डेजर्टिफिकेशन करेंगे, कि जो भी हमारा फर्टाइल लैंड है वो डेजर्ट में चेंज हो गया। अब इम्पैक्ट्स क्या होते हैं हमारे लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन के? तो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो लैंड की प्रोडक्टिविटी हमारी डिक्रीज होती है, फूड सिक्योरिटी हमारी थ्रेटन हो जाती है, लाइवलीहुड नहीं बचता है, लैंड की एबिलिटी कि वो वाटर को स्टोर करे वो भी रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे हम पेड़ वगैरह काट देते हैं तो सारा वाटर सूख लेता है। एक्सर्वेट एग्जिस्टिंग सोसाइटल टेंशन एंड फोर्सेस, माइग्रेशन को फोर्स करता है। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो ये जूनोटिक डिसीज़ जो है, वाटर बोर्न डिसीज़, फूड बोर्न डिसीज़ वो बढ़ जाती हैं, हायर थ्रेट हो जाता है कि माल न्यूट्रिशन और फूड जो है रिड्यूस हो जाएगा। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे बायोडाइवर्सिटी लॉस भी बढ़ जाते हैं, क्लाइमेट चेंज की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन जो है कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस को बहुत एमिट करता है, क्योंकि बहुत सारे लैंड जो है वो कार्बन सिंक होते हैं, उनको एज अ कार्बन सिंक किया वो होता है। अब सिंस क्लाइमेट चेंज जो है वो ऑल्सो एक्सरबेट द रेट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेवरल ऑनगोइंग लैंड डिग्रेडेशन प्रोसेस एंड इंट्रोड्यूस न्यू डिग्रेडेशन पैटर्न, दिस क्रिएट पॉजिटिव फीडबैक साइकिल। अब ड्राइवर्स एंड कॉजेज अगर लैंड डिग्रेडेशन और डिजर्टिफिकेशन की बात करें तो नेचुरल ड्राइवर्स की बात करें, विंड इरोजन हो गया, वाटर इरोजन, केमिकल अक्रेंस जो केमिकल हो गया सरफेस में, फिजिकल जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जैसे टेम्परेचर और रेनफॉल, हजार्ड्स हो गए, पर्माफ्रॉस्ट थॉइंग हो गई। फिर एंथ्रोपोजेनिक ड्राइवर्स की बात करें तो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो गई, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लाइफ स्टॉक हो रहा है, लैंड यूज चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन। ओके, अब आते हैं लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की बात करें तो ये स्टेट है जहाँ पे अमाउंट और क्वालिटी जो है लैंड रिसोर्सेज की हमारे इकोसिस्टम को सपोर्ट करे और फंक्शन करे, फूड सिक्योरिटी को मैनेज करे और स्टेबल रहे और इंक्रीज करे टेम्पोरल एंड स्पेशियल स्केल्स जो है इकोसिस्टम के उसको, तो उसको हम लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बोलते हैं। अब स्टेटस अगर बताएं लैंड डिग्रेडेशन डेजर्टिफिकेशन के इंडिया में, तो इन एरिया जो है अंडर डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन वो इंक्रीज हो गया है। प्रिवलेंट प्रोसेस जो है रिस्पॉन्सिबल है हमारे डेजर्टिफिकेशन डिग्रेडेशन के लिए कंट्री, जैसे वाटर इरोजन हो गया, वेजिटेशन डिग्रेडेशन हो गया। स्टेट वाइज फाइंडिंग की अगर बात करें तो जो हमारा डेजर्टिफिकेशन है वो डिग्रेडेशन है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका। स्टेट्स लाइक झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, गोवा जो है वो मोर देन 50% एरिया जो है उनका डिग्रेडेशन और लैंड डिजर्टिफिकेशन में आता है। फिर आते हैं
इंटरनेशनल एफर्ट जो हमने लैंड डिग्रेडेशन को कॉम्बैट करने के लिए निकाला है, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD, तो UNFCC जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था 3 में से एक जो है ये भी है जो रियो समिट में लाया गया 1994 में। ये सोली लीगली बाइंडिंग ट्रीटमेंट है, लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जहाँ पे सारे जो पार्टीज़ हैं इसका पार्ट है तो उनके ऊपर लीगली बाइंडिंग होता है। ये एरिड सेमी एरिड ड्राई ह्यूमिड एरियाज जो है उनको ज़्यादा फोकस करता है, नोन एज ड्राई लैंड, जो कि मोस्ट वल्नरेबल इकोसिस्टम है हमारे, और इंडिया ने रेटिफाई किया है, साइन किया है। COP14 2019 में हुआ था जहाँ पे दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था कि हमको जो फोकस करना है बेटर एक्सेस और स्टीवर्ड ओवर लैंड एंड विद जेंडर सेंसिटिव ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट। अब इनिशिएटिव जो UNCCD के अंदर लॉन्च हुए तो सबसे पहला है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट सेटिंग प्रोग्राम। तो UNCCD ने कोलैबोरेट किया है बहुत सारे इंटरनेशनल पार्टनरशिप के साथ और सपोर्ट किया है इंटरेस्टेड कंट्रीज़ को कि वो जो है नेशनल इंडियन टारगेट बनाए, सेटिंग प्रोसेस करें। उसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। उन्होंने कमिट किया है LDN टारगेट के लिए। फिर लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी फंड बनाया गया जो कि UNCCD COP13 में बनाया गया, ओडोस में जो आया था, और चाइना में। ये जो है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो हमारे पब्लिक मनी को यूटिलाइज करके हमारे प्राइवेट कैपिटल को रेज करेगा फॉर सस्टेनेबल लैंड प्रोजेक्ट। फिर ग्लोबल लैंड आउटलुक जो है ये एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, एसोसिएटेड पब्लिकेशन है UNCCD सेक्रेटेरिएट का, जो हमारे सेंट्रल इंपॉर्टेंस है हमारी लैंड की क्वालिटी का उसको बढ़ाएंगे। फिर लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम जो है ये 10th UNCCD कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया गया इन 2011 एज अ पार्ट ऑफ चोंगको इनिशिएटिव। इस प्रोग्राम जो है ये जो हमारे लैंड डिग्रेडेशन के चैलेंजेस हैं डेजर्टिफिकेशन के उन सबको देखेगा और हमारे जो ड्राउट्स हैं उसको मिटिगेट करेगा। अदर इनिशिएटिव्स की बात करें तो बॉन्ड चैलेंज लाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए बॉन्ड चैलेंज, जो कि गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी और IUCN ने मिलकर लॉन्च किया। तो किसने लॉन्च किया? जर्मनी और IUCN ने 2011 में। इसका ग्लोबल गोल है कि 150 मिलियन हेक्टेयर्स जो डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप है उसको रीस्टोर करना है बाय 2020 और 350 मिलियन जो हेक्टेयर्स है उसको बाय 2030। और इंडिया ने प्लेज, इसके अंदर जो है इंडिया ने जो कितना प्लेज किया है 21 मिलियन हेक्टेयर्स जो है डिग्रेडेड जो लैंड है, डिफॉरेस्टेड लैंड है, उसको रीस्टोर करके रीस्टोर करना है बाय 2030। तो इंडिया का टारगेट क्या है और उसका ग्लोबल टारगेट क्या है वो इंपॉर्टेंट जाता है। और बॉन्ड चैलेंज लॉन्च किसने किया है वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन, इसका एम यही है कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है हम उसको स्ट्रेंथन करना है कि हमारा जो लैंड डिग्रेडेशन है वो रिवर्स हो पाए विद इन G20 मेंबर कंट्रीज एंड ग्लोबली। रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डेजर्टिफिकेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन REDD+ प्रोग्राम, ये डेवलप किया गया है अंडर UNFCCC के अंदर। ये क्रिएट करेगा एक फाइनेंशियल वैल्यूज कार्बन जो भी हमारे फॉरेस्ट में स्टोर्ड है, ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज को कि वो अपना एमिशंस को रिड्यूस कर पाए फ्रॉम फॉरेस्टेड लैंड और इन्वेस्ट कर पाए लो कार्बन पाथ्स पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। फिर स्टेप्स कुछ इंडिया ने लिए हैं जो लैंड डिग्रेडेशन के लिए लिए हैं। तो इंडिया जो है UNCCD का पार्टी है। इंडिया ने प्रमोट किया है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम, ठीक है, ये सब प्रमोट किया है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट का इंट्रोड्यूस किया है थ्रू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, जहाँ पे फिर उन्होंने गाइडलाइंस प्रोवाइड की 1990 में ऑन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो पार्टनरशिप है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटीज़ के बीच, वो दोनों जो है मिल के नेचुरल फॉरेस्ट को हमारे मैनेज करें। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 3 मेजर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एरियाज, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया एंड फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम। अब रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो बैम्बू ओआसिस ऑन लैंड इन ड्राउट प्रोजेक्ट, तो विच इज़ बोल्ड प्रोजेक्ट, ये खादी और विलेज इंडस्ट्री ने अभी लॉन्च किया है राजस्थान में। इस जो प्रोजेक्ट का एम यही है कि हमको बैम्बू बेस्ड ग्रीन पैचेस जो है एरिड और सेमी लैंड जोन्स में क्रिएट करने हैं ताकि हमारा लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन प्रिवेंट हो पाए। बैम्बू जो है एक टाइप का ग्रास है और वो बहुत जल्दी ग्रो होता है और टिपिकली वुडी है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ पे है? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और माइन टेम्परेट जोन में। और इंडिया जो है सेकंड है ओनली टू चाइना इन टर्म्स ऑफ बैम्बू डाइवर्सिटी। अब बेनिफिट अगर बात करें तो ये वाटर को कंजर्व करता है, रेवोपोरेशन जो है वाटर का उसको रोकता है, रिहेबिलिटेट हमारी जो डिग्रेडेड सॉइल है उसको उसकी क्वालिटी को बढ़ा देता है कि उसकी एबिलिटी जो है और ज़्यादा वहाँ पे प्लांट्स ग्रो हो पाए। फिर ग्रेट ग्रीन वॉल
प्रोग्राम जो है ये अफ्रीकन लेड इनिशिएटिव है विद द यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एज अ की पार्टनर। इसका एम यही है कि जो डिग्रेडेड लैंडस्केप है हमारे सहल रीजन का फ्रॉम सिनेहल इन्वेस्ट टू डिजिबोती इन द ईस्ट, उसको रिस्टोर करना है। अकॉर्डिंग टू फाओ अगर बात करें, हर डॉलर जो भी इन्वेस्ट किया जाता है लैंड रिस्टोरेशन के लिए इस प्रोग्राम के अंदर, तो इन्वेस्टर्स को जो यील्ड मिलती है वो अराउंड $1.20 मिलती है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो जीजीबी जो है, ग्रेट ग्रीन वॉल जो है, वो लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑन द प्लानट, 3 times द साइज ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोग्राम आई होप क्लियर हो गया कि ये अफ्रीकन का प्रोग्राम है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ थर्ड लेक्चर जिसमें हमने एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन कंप्लीट किया और लैंड डिग्रेडेशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन का जो टॉपिक है वो हम बाद में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या एस्पिरेंट्स का जो बोर्ड चैनल है उसमें मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं ही रिप्लाई करूँगी। और थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, मैंने जो पिछला वाला उसमें था तो उसमें मैंने बोल दिया था कि प्लास्टिक पॉल्यूशन मैं सेकेंड लेक्चर में पढ़ाऊंगी, पर मैंने देखा कि ये छोटा सा ही है तो इसी में पढ़ा देते हैं। तो सबसे पहला है इंडिया प्लास्टिक पैक्ट। अभी जो है ये न्यूज़ में इसलिए है कि इंडिया जो है पहली एशियन कंट्री है जिसने एक प्लास्टिक पैक्ट डेवलप किया है कि जो भी हमारा प्लास्टिक है उसको रीयूज़ रिसाइकल करके सर्कुलेवर वे में हमको यूज़ करना है उसको। तो इसलिए इंडिया प्लास्टिक पैक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है। तो इंडिया प्लास्टिक पैक्ट के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है बिटवीन द वर्ल्ड WWF इंडिया और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो याद रखिएगा किसके बीच में पैक्ट है, WWF इंडिया एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये इनिशिएटिव सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाएगा जो भी हमारा सप्लाई चेन है उससे रिलेटेड, और एक टाइम बाउंड टारगेट बेस्ड कमिटमेंट सेट करेगा कि जो हमारी करंट लीनियर प्लास्टिक सिस्टम है, अभी क्या है लीनियर प्लास्टिक सिस्टम कि हम उसको रीयूज़ रिसाइकल नहीं कर पाते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करके सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी में चेंज करना है। ओके, तो ये एम हो गया। विजन और टारगेट और एम्बिशन अगर बात करें इसकी, तो ये सर्कुलर इकोनॉमी जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो सारी चीज़ें हैं, पहले हमने प्लास्टिक लिया फिर उसको रिसाइकल किया, तो ये सर्कुलर इकोनॉमी के साथ अलाइन किया जाएगा। जो कि सर्कुलर इकोनॉमी किसने दिया था, एलन मैकआर्थर फाउंडेशंस न्यू प्लास्टिक इकोनॉमी ने, उन्होंने बोला था, और उन्होंने बोला था कि प्लास्टिक नेवर बिकम वेस्ट। प्लास्टिक पैक्ट मॉडल जो है करंटली नंबर ऑफ कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंटेड है, जैसे कि यूके हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, और पहला जो प्लास्टिक पैक्ट आया था वो यूके में आया था 2018 में। अब ये पैक्ट जो है ये सपोर्ट यूके भी करेगा हमको, यूके रिसर्च एंड इनोवेशन एंड WRAP विच इज़ वर्ल्ड वाइड रिस्पॉन्सिबल एक्रीडिएशन प्रोडक्शन, ये भी सपोर्ट करेंगे कि न्यू टेक्नोलॉजीज हमको प्रोवाइड करनी है, जो भी प्रोवाइड करेंगे ब्रिटिश हाई कमीशन इन इंडिया। तो ब्रिटिश हाई कमीशन जो है वो न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह प्रोवाइड करेगी इंडिया में। ओके, अब प्लास्टिक पैक्ट टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाई 2030 अगर बात करें, तो ये जो है कुछ लिस्ट है अननेसेसरी प्रॉब्लमेटिक प्लास्टिक पैकेजिंग की, उस लिस्ट को डिफाइन करेगा कि क्या चीज़ें लिस्ट होती हैं, और आइटम्स और कुछ मेजर्स जो हैं उनको एड्रेस करने के लिए लेगा। सेकंड अगर बात करें तो 100% प्लास्टिक पैकेजिंग जो है उसको रीयूजेबल करना है और रिसाइकेबल करना है, जो भी प्लास्टिक बैग्स हम यूज़ करते हैं। 50% प्लास्टिक पैकेजिंग जो है वो इफेक्टिवली रिसाइकल करनी है, और 25% जो एवरेज रिसाइकल कंटेंट है वो सारे प्लास्टिक पैकेजिंग का उसको रिसाइकल करना है। तो ये हो गया इंडिया प्लास्टिक पैक्ट। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला है कि एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। दूसरा चीज़ है कि टाइम बाउंड और टारगेट बेस्ड कमिटमेंट हमको लेना है कि सर्कुलर जो लीनियर प्लास्टिक हमारा इकोनॉमी सिस्टम था उसको चेंज करके सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी बोलना है, और ये जो है सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पे बेस है, और यूके जो है हमको हेल्प करेगा, और यूके जो है पहली कंट्री है जो हेल्प करेगी, और ये कुछ टारगेट्स हैं। अब आते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021, तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021, जो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम है उसको बिल्कुल तरह प्रोहिबिट करता है, विच हैज़ लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल बाय 2022। अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है, तो इंडिया ने डिफाइन किया है सिंगल यूज़ प्लास्टिक वो प्लास्टिक कमोडिटी है जो एक ही बार यूज़ होती है कुछ पर्पज़ के लिए बिफोर बीइंग डिस्पोज्ड और रिसाइकल। ठीक है, तो एक ही बार सेम पर्पज़ के लिए यूज़ होती है
उसके रिसाइकल्ड और डिस्पोज के पहले। इन इट्स प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में उन्होंने डिफाइन किया। तो याद रखिएगा कि प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स में डिफाइन किया गया है। ये प्लास्टिक बैग्स हो गए, स्ट्रॉज हो गए, कॉफ़ी स्टीरियर्स हो गए, सोडा वाटर बॉटल्स और मोस्ट फूड पैकेजिंग जो है ये सब यूज़ करते हैं। ये असेसमेंट जो है एसयूपी का वो कंडक्ट किया जाता है बाय कंपेयरिंग 2 पिलर्स, यूटिलिटी इंडेक्स जो है हमारे पर्टिकुलर टाइप ऑफ एसयूपी का, और दूसरी चीज़ सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो यूटिलिटी क्या है कि हम उसको कितना यूज़ कर सकते हैं, दूसरा चीज़ है कि वो एनवायरमेंट पे हमारे क्या इफेक्ट कर रहा है, हमको वो देखना है। प्रोडक्ट जो है वो स्कोर जो है इसकी यूटिलिटी अगर बात करें तो यूटिलिटी पे इसका जो स्कोर है वो लो है, बिकॉज एक ही बार यूज़ होता है, और हाई जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में, क्योंकि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो होता है वो हाई क्रिएट करता है, शुड बी कंसीडर्ड इमीडिएट फेज आउट। अब की प्रोविजन जो हमारे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स के हैं, तो अभी जो ये रूल है वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया था 2016 में, उसको रिप्लेस करेंगे, और वो अमेंड भी हुआ था 2018 में, तो उसको भी रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि हमको जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसके मैन्युफैक्चर, उसके इंपोर्ट, इसको डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीज़ों को प्रोहिबिट करना है, इंक्लूडिंग पॉलीस्टीरीन, और उनमें पॉलीस्टीरीन को एक्सपैंड किया है कमोडिटीज़, जो कि 1 जुलाई 2022 से हमको वो करना है, जो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ने टारगेट भी दिया था कि वो फेज आउट करेंगे सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाय 2022। तो ये जो है इसलिए जो है ये अमेंडमेंट किया गया। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हमको पूरी तरह प्रोहिबिट करना है। बैन जो है उन कमोडिटीज़ पे अप्लाई नहीं होगा जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बने हुए हैं, ठीक है, कंपोस्टेबल प्लास्टिक से जो भी बने हुए उनमें अप्लाई नहीं होगा। अब आते हैं थिकनेस जो है हमारी प्लास्टिक कैरी बैग्स की, वो इंक्रीज़ करके 50 माइक्रॉन से 75 माइक्रॉन्स कर दी गई है। तो ये ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे नहीं, तो इसलिए याद रखिए, तो 50 माइक्रॉन से 75 माइक्रॉन्स की गई है, जो कि सितंबर 2021 से इफेक्ट में है। फिर आते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का यही होता है कि जो प्रोड्यूसर ने अगर प्लास्टिक को वो किया है, यूज़ किया है, अगर उससे जितना भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस प्लास्टिक को मैनेज करना, उसको डिस्पोज करना या उसको रिसाइकल करना। तो प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट जो है वो कवर्ड नहीं है अंडर द प्रेजेंट नोटिफिकेशन, शैल बी कलेक्टेड एंड मैनेज्ड इन एन एनवायरमेंटल सस्टेनेबल वे थ्रू ईपीआर ऑफ अ प्रोड्यूसर, इंपोर्टर और ब्रांड ओनर एज पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। तो ईपीआर गाइडलाइंस जो है अभी लीगल फोर्स बना दिया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर कि ईपीआर जो है वो मैंडेटरी है। फिर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की अगर बात करें तो सीपीसीबी जो है वो मॉनिटर करेगी सारी बैन, आइडेंटिफाई करेगी कि वॉयलेशंस क्या हो रहे हैं। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जितने भी वॉयलेशंस हो रहे हैं, सीपीसीबी जो है उसके लिए पेनल्टीज़ वगैरह जो भी है वो सब करेगी। टास्क फोर्स की अगर बात करें तो स्टेट और यूटीज़ जो है वो स्पेशल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको एलिमिनेट करे और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने अभी सेटअप किया है नेशनल लेवल टास्क फोर्स फॉर मेकिंग कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन। और स्टेट और यूटी गवर्नमेंट और कंसर्न सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान डेवलप करेंगे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को एलिमिनेट करने के लिए और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ये सब चीज़ें हो गई हमारे जो अमेंडमेंट रूल्स हैं। और वो तो अमेंडमेंट रूल्स में 3-4 चीज़ें, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को प्रोहिबिट करना है बाय 2022, ठीक है, और उसका इंपोर्ट और सेल सारी चीज़ें मना करनी है। जो हमारी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको लीगली वो कर दिया है। थिकनेस जो है प्लास्टिक कैरी बैग्स की उन्होंने 50 माइक्रॉन से 75 माइक्रॉन्स बोल दिया है। और सीपीसीबी के पास रिस्पॉन्सिबल है कि वो सारी चीज़ें बैन वगैरह कर सकता है, और वो किस एक्ट के थ्रू कर सकता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू, और टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी। अब 9 रीजंस है कि हमको सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन क्यों करना है। तो पहला चीज़ है कि वो रिसाइकल नहीं है, बिकॉज क्या होता है कि वो बहुत ही यूज़ होते हैं और फेंके जाते हैं, तो उसको रिसाइकल करना बहुत टफ हो जाता है कि एक एक प्लास्टिक को कलेक्ट करना ह्यूज कार्बन फुटप्रिंट है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पूरे ग्रीन हाउस गैसेस को बहुत वो निकालते हैं और फॉसिल फ्यूल से बनते हैं, कैंसर कॉज करते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, फूड और ड्रिंक्स में हाई एनर्जी यूसेज होता है प्रोडक्शन में, किल्स वाइल्ड लाइफ एंड मरीन लाइफ, पॉल्यूट्स आर ओशंस एंड एंटर्स आर फूड चेन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ये एक पॉलिसी अप्रोच है जहाँ पे प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो जितना भी प्लास्टिक क्रिएट किया है उसको डिस्पोजल करेगा, उसको मैनेज करेगा, और जो अगर जो भी कंज्यूमर्स एक बार यूज़ कर लिए हैं तो अगर वो दोबारा यूज़ नहीं है तो उसको जो है सारी चीज़ें करेगा। ये कॉन्सेप्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, मतलब प्लास्टिक वेस्ट में, ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर इनिशिएट किया गया था। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट जो है वो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ करते हैं कि ईपीआर का रेगुलेशन हमको कैसे करना है। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझ में आ गया। बट एक चीज़ यहाँ पे फैक्ट लिख लीजिए कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फर्स्ट टाइम जो है
ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में शायद आया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में आया था, ओके। तो ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया था वहाँ पे। अब हम आते हैं अदर इनिशिएटिव्स इन न्यूज़ टू टैकल प्लास्टिक वेस्ट। तो पहला है यूएन प्लास्टिक कलेक्टिव। ये एक वॉलेंट्री इनिशिएटिव है यूएनईपी इंडिया का, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया जो है कि हमको कॉर्पोरेट हमारा जो है कि हमको सबको मिला के एक सॉल्यूशन निकालना है ऑन प्लास्टिक लीकेजेस। तो यूपीसी क्या है, हमारा वॉलेंट्री इनिशिएटिव है यूएनईपी और सीआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया। फिर आते हैं ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। तो ये लॉन्च हुआ है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है और फाओ ने लॉन्च किया है मिलके, जो कि ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को असिस्ट करेंगे कि वो जो हमारा मरीन प्लास्टिक मतलब जो हमारा ओशंस में जो भी प्लास्टिक रिलीज़ होता है उसको प्रिवेंट करे और उसको रिड्यूस करे फ्रॉम द मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और फिशरीज सेक्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे फिशरीज़ को बहुत इफेक्ट करता है, वो प्लास्टिक को कंज्यूम करती है और उनकी डेथ होती है। तो ये ग्लो लिटर पार्टनरशिप किसके किसके बीच में है, आईएमओ और फाओ के बीच में है। फिर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2018 टू 2024 प्रोग्राम, इसका एम यही कि ऑलमोस्ट ट्रिपल करना है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 100 सिटीज़ इन इंडिया बाय 2024। तो यूएनडीपी ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है किसके पार्टनरशिप के साथ, हिंदुस्तान कोका कोला ब्रेवरेज लिमिटेड और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की। वो एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको बिल्ड करेंगे, हमारा जो इम्पैक्ट है प्लास्टिक वेस्ट का एनवायरनमेंट में उसको रिड्यूस करने के लिए। ये जितने भी हमारे प्लास्टिक वाली चीज़ें उनको रिसाइकल करेंगे, उनको सेग्रेट करेंगे, उनका कलेक्ट करेंगे और सर्कुलर सिस्टम में उनको फ्लो करेंगे। सो फार अगर बात करें तो 83,000 मेट्रिक टन्स जो है प्लास्टिक वेस्ट अभी तक कलेक्ट हुआ है और प्रोजेक्ट जो है वो रीच आउट कर दिया है 5,500 सफाई साथीज तक इन एन एफर्ट टू इंस्टीट्यूशनलाइज वर्कर्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। अब उत्थान जो है एक सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया है टू हेल्प 9,000 सफाई साथीज। फिर आते हैं यूरोनेमा अफ्रीकनम बॉर्ज यूएबी। रिसेंटली रिसर्चर्स जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई से उन्होंने आइसोलेट किया है यूएबी एज अ पोटेंशियल बायोडिग्रेडेबल एजेंट फॉर प्लास्टिक शीट। तो यूएबी क्या है, यूरोनेमा अफ्रीकनम बॉर्ज क्या है, ये एक वैरायटी है माइक्रो एल्गी की जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्स्ट्रा सर्कुलर पॉलीसेकेराइड्स प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि टॉक्सिन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, ठीक है। तो जो कि पॉलीमर के साथ पॉलीमर शीट है उसको रिएक्ट करेगा उसके साथ और उसको ब्रेक करेगा इनटू सिंपलर मोनोमर्स। यूएबी जो है वो फाउंड हुआ था अफ्रीका, एशिया, यूरोप में और ये सेफ है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है कि जो भी हमारे प्लास्टिक है उसको डिस्पोज करें ओवर एक्सिस्टिंग इंसिनरेशन, लैंडफिलिंग और रिसाइकलिंग। फिर आते हैं ज़ीरो वेस्ट सिटीज़ चैलेंज। तो वेस्ट एड जो है ये चूज़ किया गया है एज अ 2 विनर्स फ्रॉम गुवाहाटी कि उन्होंने सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट किया, प्लास्टिक का यूसेज रिड्यूस किया है। तो गुवाहाटी जो है 3 सिटीज़ में से एक सिटीज़ है जिसको वेस्ट एड ने सेलेक्ट किया है और अवार्ड दिया है। और वेस्ट एड क्या है, एक यूनाइटेड किंगडम वेस्ट नॉन प्रॉफिट है जो कि ज़ीरो वेस्ट सिटीज़ चैलेंज लॉन्च किया है। अदर टूल्स जो अगर बात करें, जोहान्सबर्ग है, हो ची मिन सिटी है। एम यही है कि एंटरप्रेन्योर को फाइंड करना है कि वो इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज़ लेकर आए जो कि हमारे प्लास्टिक जो वेस्ट है उसको रिड्यूस और रिसाइकल कर सकें और ग्रीन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें। फिर बबल कर्टेन की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये यूज़ की गई है फर्स्ट टाइम इंडिया में कि प्लास्टिक जो है जो भी हमारे रिवर यमुना में एंटर कर रहा है उसको स्टॉप करना है। ये एक नॉन इन्वेजिव सॉल्यूशन है जो कि स्टॉप करेगा प्लास्टिक हमारे ओशंस में जो भी एंटर हो रहे हैं। तो शिप और फिश जो है वो एयर बबल से क्या होता है कि शिप और फिश जो है वो पास कर जाएंगे एयर बबल से और प्लास्टिक जो है वो स्टॉप हो जाएगा उस एयर बबल से, तो इसलिए ये यूज़ किया गया है। बबल स्क्रीन जो है वो स्पेशली डिज़ाइन एयर ट्यूब के थ्रू की जाएगी जो कि प्लेस डायगनली किया जाएगा ऑन द बेड ऑफ द कैनाल और रिवर, और ये जो है वेस्ट जो है सरफेस तक ले आएगा, चैनल्स द प्लास्टिक ऑन टू द बैंक्स वेयर इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बबल कर्टेन। अब कॉन्सेप्ट इन ब्रीफ की अगर बात करें तो वर्चुअल वाटर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और पिछली बार जो PT 365 अपडेटेड मटीरियल आया था उसमें मैंने एनवायरनमेंट सेक्शन में ये आपको पढ़ाया था। तो IIT गुवाहाटी ने अभी वर्चुअल वाटर एनालिसिस किया है कि हमारा जो वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज़ है उसको बेटर मैनेज करें। अब वर्चुअल वाटर होता क्या है कि जो वाटर हमारे पूरे ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है, जो कि हमको इनविजिबल वाटर रहता है, हम देखते नहीं है कि हमारा इन्वॉल्व है बट वो इन्वॉल्व रहता है वाटर, तो उसे हमने बोला है वर्चुअल वाटर। और ये कंज्यूम होता है थ्रू लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो 3,000 लीटर्स जो वाटर है वो हमको 1
kg राइस को प्रोड्यूस करने में लगता है। ओइंग टू इट्स साइजेबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, इंडिया जो है अपना वाटर लूज़ कर रहा है, देयर बाई उन्होंने वाटर को सस्टेनेबल बनाने के लिए कि वाटर जो है अभी रिस्क में है, तो इसलिए जो है ये वर्चुअल वाटर न्यूज़ में था। फिर द राइट टू रिपेयर मूवमेंट, तो राइट टू रिपेयर मूवमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के लिए है। ये रेफरेंस है कि गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन की ज़रूरत है कि वो कस्टमर को अलाउ करें कि वो अपने प्रोडक्ट को रिपेयर करें और मॉडिफाई करें उनका खुद का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मूवमेंट्स जो है ये 1950s में स्टार्ट हुआ था और ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ था यूएसए में फ्रॉम द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। फिर जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की अगर बात करें तो इन द बैकड्रॉप ऑफ वर्ल्ड वाटर वीक 2021 नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने अभी एक सेशन होल्ड किया है विच इज़ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिटीज़। ये एक इंजीनियरिंग अप्रोच है जहाँ पे वाटर को ट्रीट किया जाएगा, जितने भी वाटर है उसको रिकवर किया जाएगा और कंटामिनेट्स हैं उसमें उसको रिड्यूस किया जाएगा टू सॉलिड वेस्ट। फोकस जो है कि हमको वेस्ट वाटर जो है इकोनॉमिकली रिड्यूस करना है और क्लीन वाटर को प्रोड्यूस करना है जो कि हमारे सूटेबल हो रीयूजेबल के लिए, इरिगेशन पर्पज़ के लिए। ये एम्प्लॉय करेंगे वेस्ट वाटर डिसैलिनाइजेशन ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी कि हमारे वाटर को प्यूरिफाई करेंगे, रिसाइकल करेंगे वर्चुअली ऑल ऑफ द वेस्ट वाटर जितना भी प्रोड्यूस्ड होता है। ओके, अब आते हैं रिपोर्ट एंड इंडाइसिस में। तो सबसे पहली रिपोर्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्स फॉर फूड एग्रीकल्चर 2021। तो ये कौन रिलीज करेगा? फाओ रिलीज करेगी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। इस रिपोर्ट का एम है कि जितना भी एग्रीकल्चर उस सारे स्टॉक का इम्प्लीकेशन देखना एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए और सॉल्यूशन को रिकमेंड करना कि हमारा जो वाटर का रोल है और लैंड का रोल है उसको कंबाइन करके कि वो कम से कम यूज़ हो, तो उस चीज़ों को देखना। फिर इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन ऑन फ्रेश वाटर एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज़। तो ये रिलीज़ किया है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने एज अ पार्ट ऑफ जापान फंडेड काउंटर मेजर 2 प्रोजेक्ट, जो कि सोर्सेज और पाथवेज को आइडेंटिफाई करेंगे कि प्लास्टिक पॉल्यूशन जो रिवर सिस्टम में हो रहा है उसको देखें। ये आइडेंटिफाई करेंगे जो भी इम्पैक्ट है हमारे प्लास्टिक पॉल्यूशन के लैंड में, फ्रेश वाटर में और माइग्रेटरी स्पीशीज़ जो भी हैं उनको प्रोटेक्ट करना है सीएमएस के द्वारा, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब की हाइलाइट्स अगर बात करें तो स्टडी जो है 53 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक हमारे कहीं ना कहीं एक्वेटिक सिस्टम में एंटर करेगा बाय 2030। मेजर थ्रेट्स जो है कि ऑब्वियसली एंटेंगलमेंट इन प्लास्टिक वेस्ट सच एज फिशिंग नेट, इंजेशन ऑफ प्लास्टिक इम्पैक्टिंग फूड वेब, स्पेस कंस्ट्रेंट, हिंड्रेंस ऑफ स्पीशीज़ लिविंग ऑन एयर वाटर इंटरफेरेंस, तो ये सब चीज़ें हो सकती है। अब माइग्रेटरी बर्ड्स की अगर बात करें सच एज ब्लैक फेस्ड स्पून बिल और स्प्रे had been observed as a making nest out of plastic, नेस्ट बना रही है, मतलब उसी प्लास्टिक से वो अपने रहने का घर बना रही है, often resulting in entanglement of their chicks। ठीक है, अब CMS के बारे में जान लेते हैं। तो CMS एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कन्वेंशन है विच इज़ बॉर्न कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ये ओनली इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है यूनाइटेड स्टेट की जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ पे फोकस करती है और उनके हैबिटेट पे। ये प्रोवाइड करती है ग्लोबल प्लेटफॉर्म कि हम उनको माइग्रेटरी स्पीशीज़ जो है उनका कंजर्वेशन और सस्टेनेबल वे में उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 133 पार्टीज़ हैं इसके और इंडिया भी इसका पार्टीज़ है। इसमें 2 अपेंडिक्सेस आती हैं, पहला है अपेंडिक्स 1 और दूसरा अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 1 में वही है कि जो भी हमारी स्पीशीज़ थ्रेटेंड है और एक्सटेंशन भी हो रहा है, धीरे धीरे वो लुप्त हो रही हैं, तो वो चीज़ें। और अपेंडिक्स 2 में अगर बात करें तो स्पीशीज़ आर दोस्त जो कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन से बेनिफिट हो सकता है कि अगर हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन करें कंजर्वेशन के लिए तो उनको प्रोटेक्ट हो सकता है। तो इसमें 2 अपेंडिक्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर आते हैं फ्रॉम पॉल्यूशन टू सॉल्यूशन, अ ग्लोबल असेसमेंट ऑफ मरीन लिटर एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये रिलीज़ किया है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने। ये प्रोवाइड करेंगे एक साइंटिफिक बेसिस कि हमको अर्जेंटली कुछ चाहिए कि हम प्लास्टिक एमिशन जो है उसको कंट्रोल कर सकें एनवायरमेंट में। की फाइंडिंग्स अगर बात करें तो एमिशंस जो है प्लास्टिक वेस्ट से एक्वेटिक इकोसिस्टम में वो कहीं ना कहीं ट्रिपल हो रहा है, ट्रिपल हो जाएगा बाय 2040 अगर हमने एक्शन नहीं लिया, मीनिंगफुल एक्शन नहीं लिया। मरीन लिटर और प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो अभी सीरियस थ्रेट पोज कर रहे हैं हमारी लाइवलीहुड जो कोस्टल कम्युनिटीज़ है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिश को कंज्यूम करते हैं, अदर जो हमारी स्पीशीज़ है उनको कंज्यूम करते हैं, जिसके कारण उनको कंज्यूम करने के, क्योंकि वो तो प्लास्टिक को कंज्यूम करते हैं उसके बाद हमारे भी उसमें जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा वो है। एज वेल एज शिपिंग और पोर्ट ऑपरेशन के लिए मेन सोर्सेज अगर मरीन लिटर और प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात करें वो लैंड बेस्ड होता है, क्योंकि लैंड से ही जितने लोग हैं वहाँ से जनरेट होता है, वहीं से जाके ओशंस में जाता है। प्लास्टिक रिसाइकल रेट अगर बात करें तो वो लेस देन 10% है और प्लास्टिक रिलेटेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो सिग्निफिकेंट है, बट सम सॉल्यूशंस जो है एमर्ज हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एंड हमारे एयर पॉल्यूशन और पॉल्यूशन वाले चैप्टर का। आई विल स्टार्ट बायोडाइवर्सिटी टुमारो बिकॉज बायोडाइवर्सिटी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो मैं 2 पार्ट में इसको कवर करूँगी, तो प्लीज़
प्लीज़ बी विथ मी, और आप लोग प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन की आ गई है, मैं उसको कंप्लीट कराऊंगी, बट हम पहले ये भी तो कंप्लीट करते रहें तो ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।